तो सर क्या रोबोटिक्स से डिसेबल्ड जो है आपने कहा बेड रिडन, तो क्या ऐसा भी पेशेंट चलने के लायक हो सकता है? 100% मैंने अपने सामने चांसेस हैं। मुझे लगता है कि मैंने इंडियन स्पाइनल इंजरी से अब तक कम से कम मोर देन 100 पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे। ब्रेन प्लास्टिसिटी करके कुछ है ना आपकी एक टर्म, सर ये कैसे काम करती है? ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ही हाँ, बात होती है। ओके। होता क्या है कि ब्रेन को सिखाना हुँ, या उसको कोई बाहर से स्टिमुलस देना, ब्रेन कोई भी न्यू चीज अडॉप्ट करे उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट को कोडिंग और आपका रोबोटिक्स सीखना चाहिए फॉर फिजियोथेरेपी का फ्यूचर? रोबोटिक तो बहुत जरूरी है, अच्छा। क्योंकि वरना नोकिया वाला हाल हो जाएगा। कोई नोकिया आया, पूछेगा नहीं। हाँ कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर आप एडवांसमेंट में नहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। आपने जिक्र किया कोल्ड बैग और हॉट बैग, है ना? नॉर्मली वही जो आपने बताया कि घर में सबके यहाँ होता ही है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से कब क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई मस्कुलर पेन हो और हुँ, पेशेंट अभी चोट लगी है उसको, तो हुँ, कोल्ड पैक। हुँ, उसका कारण भी बता देता हूँ। जब भी हमें चोट लगती है तो जो वहाँ की मसल्स हैं वो वैसोकंस्ट्रिक्शन में चली जाती हुँ, है। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाना है। हुँ, अगर हम ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाएंगे तो वो हुँ, एरिया डैमेज हो जाएगा। हुँ, एरिया खुद कहता है। तो हुँ, हॉट पैक हमेशा क्रोनिक केस में, जहाँ पेशेंट को 48 आवर्स या 3-4 दिन हो चुके हों इंजरी में, अब हुँ। कोल्ड पैक मत लगाओ, अब कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शो रॉ एंड रिलेटेबल विद सुम्बुल, जहां हम बात करते हैं रियल लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस की। आज का एपिसोड सुपर स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट, होप और हीलिंग के फ्यूचर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद डॉक्टर तुषार कपूर, अ विजनरी फिजियोथेरेपिस्ट who is bringing the robotic revolution ortho and neuro rehabilitation. वेलकम डॉक्टर तुषार ऑन रॉ एंड रिलेटेबल विद सुम्बुल में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी ये फिजियोथेरेपी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, फिजियोथेरेपी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2004-2005 में, ओके। और 2009-10 बैच में पास आउट हुआ। हम्म। उसके बाद मेरा इंडियन स्पाइनल इंजरीज में रहा मैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 years। उसके बाद मैं पारस हॉस्पिटल में काम किया 2 साल। उसके बाद मैंने अपनी पर्सनल क्लिनिक स्टार्ट करी, जो 2010 से मैंने स्टार्ट करी है और टिल नाउ इट्स रनिंग। ऑलराइट सर, सर बहुत फैसिनेटिंग लग रही है आपकी जर्नी। सर मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो आपको लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि बैक देन तब तो मतलब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी हाँ, जो आज के टाइम में है। हाँ, इतना पहले इतना अवेयरनेस नहीं था फिजियोथेरेपी का, बट हुँ, अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी को मोर देन 100 ईयर्स से ज़्यादा हो हुँ, चुके हुँ, हैं। हिप्पोक्रेट्स के टाइम से फिजियोथेरेपी चलती आ रही है। हुँ। बट अब फिजियोथेरेपी में एडवांसमेंट आ रहा है। मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई थी जब मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स को देखा था जो बिल्कुल बेड रिडन्स होते थे, जी। और ऐसे पैरालाइज़ था कि जिनके फादर, मदर, उनकी फैमिली होप छोड़ चुकी थी। हुँ, जब वो रिकवरी लेते थे इन प्रोसीजर से, तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता था कि ये फ़ील्ड ऐसी है जो एक ऐसे पेशेंट को उठा सकती है जो बेड रिडन है। अदरवाइज़ बिल्कुल। घर वाले ये सोचते हैं कि कुछ हो तो पाएगा नहीं। हुँ, इसमें हुँ, सर्जरी भी हुँ। कुछ नहीं कर सकती, वहाँ फिज़ियोथेरेपी काम करती है। बिल्कुल तो सर। वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा पॉइंट था जिससे मैंने ये फ़ील्ड लिया था। आप अपनी जर्नी को कैसे इमेजिन करते हैं कि आपने फिजियोथेरेपी से स्टार्ट किया था और अब आप जैसे कि रोबोटिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं? दिस इज़ ओनली बाय गॉड ग्रेस। हमारे ईश्वर की कृपा है कि यहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने। हमने तो बस जो था, हमारे टीचर्स ने हमें समझाया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो हम यहाँ तक बढ़े। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था कि आप मतलब ये इस फील्ड तक पहुँच जाएँगे? ड्रीम तो था कि काफ़ी बिग करें, हुँ, बट हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि रोबोटिक्स तक आ जाएँगे। बट हुँ। रोबोटिक्स अब तो आजकल तो न्यू ट्रेंड है ही। तो सर आप किस तरह आए, मतलब एक होता है ना पहले तो अ, हाथ से रिलीज़ होती हैं मसल्स एंड ऑल, हाँ, है ना? बेसिक फिर वो आज भी बाद आज भी। में देखिए, आज हुँ, फिज़ियोथेरेपी मेन हैंड्स ऑन टेक्निक्स ही हैं। हाँ। फिज़ियोथेरेपी में जो जिस फिज़ियोथेरेपिस्ट का हाथ अच्छा है ना, हुँ, तो हुँ, उसके रिज़ल्ट्स वैसे ही अच्छे आते हैं। हुँ, हाथ अच्छा है इन द सेंस कि हाथ से वो अच्छा रिज़ल्ट ले सकता है। हाँ। बाकी सारी चीज़ें हमारी सपोर्टिव होती हैं। हुँ, चाहे हुँ, वो हुँ, कोई भी मॉडलिटीज़ हो, रोबोटिक्स इवन आ जाए, वो भी हमारी सपोर्टिव है। मेन तो हमारा हैंड्स ऑन है। हुँ, हैंड्स हुँ। ऑन अच्छा है तो पेशेंट को रिज़ल्ट अपने आप आता है, और रिज़ल्ट तो ऊपर वाला देता है, हम तो कोशिश करते हैं बस। हाँ सर, वो तो होता जी। ही है, लेकिन हम कहते हैं ना कि हाथ में हाथ में जादू शफ़ा है, है, हाँ, शिफ़ा ज़्यादा है। है ना? हाँ। तो सर ये कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ, मतलब स्टार्टिंग में एक होता है ना कि जब हमने बीपीटी कर ली, स्टार्ट में बैचलर्स कर ली और प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं, तो
ऐसा आपको ऐसा लगा कि कोई पेशेंट आपसे ठीक हो गया हो, तो आपको लगा होगा अरे यार इसकी अब एक तो मुझे आगे करना है। बहुत अच्छी कहानी है इसकी एक। जी हुआ सर। क्या था कि मैं इंडियन स्पाइनल इंजरीज में अपने कॉलेज से सेलेक्ट होके गया था। हुँ। स्पाइनल इंजरीज में बहुत कम लोग जाते हैं। हुँ। जो गाज़ियाबाद से दिल्ली का जो सफ़र है, वो रहता है। जी, वहाँ पे एक सबसे पहले पेशेंट आई थी, जिसको उसका नाम मंत्रा था। मंत्रा। हाँ, मेरी फर्स्ट पेशेंट व्हेन ओके। आई रीच्ड टू इंडियन स्पाइनल इंजरीज। तो जब मंत्रा का हमने ट्रीटमेंट किया, वो बेडरिडन ही पेशेंट थी। हुँ। जिस दिन उसने फर्स्ट फिंगर मूवमेंट करी, उस दिन हम थोड़ा-सा इमोशनल हो गए थे, उसके पेरेंट्स के साथ। तो हुँ। हमने अपनी फर्स्ट क्लिनिक का नाम फिजियो मंत्रा किया रखा था। ओके। तो ये बड़ी अच्छी जर्नी है। तो पीएमसी केयर करके मेरी कवि नगर में फर्स्ट क्लिनिक है। उसके बाद फिर डॉक्टर कपूर्स क्लिनिक आ गई थी। हुँ। तो वो पॉइंट बड़ा अच्छा था मेरी लाइफ। तो सर उसी से एक होता है ना कि हाँ, मोटिवेशन उससे मिलता है। मोटिवेशन, हाँ, 100% उससे बहुत मोटिवेट हुआ था मैं। सर अब हम फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक की बात करते हैं, तो इसमें क्या है आपका कि ये किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, रोबोटिक्स एक न्यू इमर्जिंग ब्रांच है फिजियोथेरेपी की। इसमें कई टाइप्स के रोबोट्स होते हैं, हुँ। एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, हुँ। कुछ वेरिएबल ऑर्थोटिक्स होते हैं हुँ। और रोबोटिक्स होते हैं। कुछ ऐसे रोबोटिक्स होते हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। हुँ। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम, जैसे गेट ट्रेनिंग है, हुँ। कोई हुँ। पेशेंट है जो चल नहीं पा रहा है, जी। उसको बेसिकली हम गेट ट्रेनिंग के लिए रोबोटिक्स देते हैं, जिसको कॉम्बैक्ट के नाम से हम लोग यहाँ देखते हैं, जो हम यूएस से भी इम्पोर्ट करते हैं। हुँ। कुछ हैंड्स रोबोटिक्स होते हैं, हैंड की ग्रिपिंग नहीं आ रही पेशेंट की, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, हुँ। वो हुँ। कुछ होल्ड नहीं कर पा रहा, जी। वो होपलेस हो रहा है वो हुँ। पेशेंट, तो हुँ। उसके लिए रोबोटिक्स आज एक न्यू बून है उसके लिए तो। ओके। तो रोबोटिक्स तो बहुत अच्छा ब्रांच है, बट अभी अफोर्डेबल नहीं है। धीरे-धीरे हम ऐसा कर रहे हैं कि वो हर एक पेशेंट तक पहुँच पाए, अफोर्डेबल हो पाए। बिकॉज़ एक्साइज़ ड्यूटीज़ ये और यूएस से उसको लाना हुँ। वेरी एक्सपेंसिव। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर और एक्सपेंसिव भी है, मतलब अभी तो हाँ, 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 दूर है, थोड़ा-सा। दूर है। क्योंकि बट आप पूरे अगर हुँ। इंडिया में भी देखेंगे तो 4 रोबोटिक सेंटर्स होंगे, ओके, नॉट मोर देन दैट, ओवरऑल इंडिया। जो रिहैब में होते हैं, हाँ। ओके। क्योंकि इंडियन स्पाइनल इंजरी उसमें से ब एक पहला है। हुँ। 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 कुछ अहमदाबाद, सूरत में है, हुँ। गुजरात में है। हुँ। हुँ। दैट्स इट, इतना ही रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स बहुत कम तो है सर अभी। इसकी भी ब्रांचेज़ होंगी रोबोटिक्स की भी, जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे कि न्यूरो और ऑर्थो में ये किस तरह काम करता है? न्यूरो में बेसिकली, न्यूरो में ही रोबोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है, अच्छा। ऑर्थोपेडिक्स में है। हुँ। हुँ। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में स्पाइनल ट्रैक्शन आते हैं, वो रोबोटिक्स आ गए हैं। हुँ। हुँ। आजकल बैक पेन बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं ना, उनके उन केसेस में रोबोटिक स्पाइनल एक्सटेंशन होता है। हुँ। ट्राइटन के नाम से भी आते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं। तो उसमें स्पाइन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जो पेशेंट 6-6 महीने, 8-8 महीने पहले ट्रीटमेंट लेते थे, आज हुँ। वो पेशेंट 15 दिन, 20 दिन में रिज़ल्ट लेके जा रहे हैं। और न्यूरो में तो चाहे वो स्ट्रोक पेशेंट हो, चाहे पैरालाइज़्ड पेशेंट हो, चाहे हुँ। वो ब्रेन इंजरी पेशेंट हो, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो न्यूरो का, जो बेडरिडन हो चुका है पेशेंट, जी। होपलेस पेशेंट है, उसमें रोबोटिक्स एक बून है। अच्छा। उसमें रोबोटिक्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो सर क्या रोबोटिक्स से डिसेबल्ड जो है, आपने कहा बेड हुँ, रिडन, हुँ। तो क्या ऐसा भी पेशेंट चलने के लायक हो सकता है? 100%। मैंने अपने सामने, चांसेस हैं? मुझे लगता है कि मैंने इंडियन स्पाइनल इंजरी से अब तक कम हुँ। से कम मोर देन 100 पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे। अच्छा। ट्रीटमेंट तो मैं 10,000 से ज़्यादा पेशेंट देख चुका हुँ। हूँगा, हुँ। हुँ। बट हुँ। 100 पेशेंट तो ऐसे देखे होंगे जो बेडरिडन थे, इवन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ पेशेंट, जी। जो जी। क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया थे और वो वॉक करके गए, नॉर्मल वॉक। नॉर्मल वॉक, तो और सर हाँ, कितना टाइम लगता होगा इनको? अगर रोबोटिक्स लेंगे तो मैक्सिमम 1 एंड हाफ मंथ्स। ऑलराइट, मतलब बेड रिडन बंदा बेडरिडन पेशेंट, चलने लगेगा। हाँ, अरे 1 वाह! एंड हाफ मंथ्स में बहुत अच्छी रिकवरी आती है। इफ इट इज़ एक्सपेंसिव देन इट इज़ यूज़फुल आल्सो, है ना? डेफिनिटली। क्योंकि कई लोग बेचारे चाहते हैं कि चलने लगें, हाँ, जैसे हाँ, कितने हाँ। छोटे बच्चों को हो जाता है, कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम हो बिल्कुल, हाँ। जाती है, पीडियाट्रिक तो दे रिहैबिलिटेशन कैन इज़ ऑप्ट ऑल्सो दिस। देयर। अरे वाह! वंडरफुल सर, दिस इज़ अमेजिंग, मतलब इट इज़ अ मिरेकल काइंड ऑफ डेफिनिटली, मशीन, है हाँ। ना? तो सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो पहला ही मेरा पेशेंट उनका, आपने मंत्रा वाला जो बताया? हाँ, वो बेडरिडन पेशेंट जब वॉक किया था, हुँ। हुँ। तो हुँ। उसमें तो उस टाइम तो रोबोटिक भी नहीं था हमारे पास। बट हुँ। वही सेम द हैंड्स ऑन फिजियोथेरेपी। अब हम सर न्यूरो रिहैब की तरफ चलेंगे। सर आपने न्यूरो के पेशेंट्स देखे हैं, मतलब न्यूरैल्जिया हो जाता है या कुछ भी न्यूरो डिज़ीज़ है, तो उसका तो मतलब ये है कि वो ब्रेन स्पाइन से कनेक्टेड है और फिर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में आपकी रोबोटिक्स मतलब या आपकी फिज़ियोथेरेपी कैसे उसको ठीक करती है? देखिए, न्यूरो रिहैब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट की जो मूवमेंट है ना, हुँ। हुँ। वो लॉस इसलिए हो गया है क्योंकि पेशेंट को री-एजुकेट करना पड़ रहा है हमारे को। हुँ। उसका हुँ। ब्रेन जब डैमेज हुआ, चाहे वो क्लॉट के थ्रू हुआ हो, चाहे वो कोई हेड इंजरी हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हुआ हो, उसमें पेशेंट को रिहैब जब देना पड़ता है, तो री-एजुकेशन ऑफ अ मसल कहते हैं उसको। अच्छा। ब्रेन को दोबारा सही राह दिखाना, हुँ। ब्रेन को दोबारा बताना कि कैसे करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो बचपन में होता है तो पहले वो गोल घूमना सीखता है, करवट बिल्कुल। लेता है, हाँ, पलटना सीखता पलटना है। सीखता हाँ। है।
तो करवट लेते लेते वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऊपर गर्दन देखिए कभी कभार उठाता है। हाँ, तो ये सारी जो है ना, ये न्यूरो का ही पार्ट है। बिल्कुल, करवट लेना एक पार्ट हो गया। ये ठीक है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी अगर आप देखोगे तो यही है। सही, पहला पार्ट है करवट लेना, फिर ओके, है गर्दन को रेज़ करना जिसको हम कहते हैं नेक बैलेंसिंग। हुँ, थर्ड पार्ट है, नीचे आप देखेंगे बच्चा कभी-कभार बेड से लटकने लग जाता है तो थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, हाँ, तो ये भी हैंगिंग टेक्निक्स हैं। हुँ, उसके बाद बेड को पकड़-पकड़ के साइडवेज़ वॉक करता जो है। सारा ब्रेन का ही कमाल ये है, जो सारा मैसेज ब्रेन है, देता है, ब्रेन हाँ, हाँ। और जो वो मूवमेंट कर रहा है ना, ब्रेन उसको अडॉप्ट भी कर रहा है हुँ, और एक इमेज उसके ब्रेन में बन जाती है सेरेब्रल हुँ, कॉर्टेक्स में। हुँ, जब वो ब्रेन की इमेज बनती है ना, वही इमेज उसको लाइफ लॉन्ग पता चलती रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, वही बच्चा बड़ा हुआ और उसको कोई हेड इंजरी हो गई, हुँ, वो पैटर्न भूल गया वो। हाँ, उसको पैटर्न को री-इम्प्लांट करना ब्रेन में, दोबारा बताना, इसको ही न्यूरो रिहैबिलिटेशन कहते हैं। हाँ, मेरा यही सवाल आ रहा था ज़हन में हाँ, कि वो उसको आप कैसे सिखाते कैसे हैं वो कि रिपिटिटिव मूवमेंट्स, अच्छा बार-बार वो चीज़ें बार-बार कर-कर उसको के रिपीट करना। उसके ब्रेन को बताना कि हाँ, ये होता है? हाँ। और वो इम्पैक्ट रोबोटिक्स बहुत अच्छा देता है क्योंकि हुँ, रोबोटिक फीडबैक बहुत अच्छा करता है। हुँ। सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया मतलब हमें नई-नई चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि रोबोटिक्स से रिलेटेड है हमारा शो आज का। सर ये अब जब हमने ब्रेन की बात की है तो ये जो ब्रेन प्लास्टिसिटी करके कुछ है ना आपकी एक टर्म, सर ये कैसे काम करती है? ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ही बात हाँ, होती है। ओके। होता क्या है कि ब्रेन को सिखाना हुँ, या उसको कोई बाहर से स्टिमुलस देना, हुँ, ब्रेन कोई भी न्यू चीज़ अडॉप्ट करे, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी बैठा है, उसको न्यू लैंग्वेज सीखनी है। सही। अब वो इंडिया में बैठा है, उसको जर्मन सीखनी है। हुँ, तो अगर ब्रेन मैपिंग या ब्रेन प्लास्टिसिटी नहीं होगी, वो नहीं सीख पाएगा। अच्छा, ब्रेन को न्यू वर्ड सीखने हैं, अडॉप्ट करना है और उसको फिर बोलना है। हाँ, इसको ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं नॉर्मल लेमन टर्म में। ठीक है, कोई भी न्यू चीज़ को सीखना इज़ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ओके, ब्रेन को बाहर से एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कोई नई चीज़ सिखाना हाँ, इज़ नोन एज़ ब्रेन प्लास्टिसिटी। सही। अब रोबोटिक्स क्या करता है? जी, रोबोटिक्स वो कमांड देता है हुँ, और फिर फीडबैक भी देगा रोबोट। सबसे अच्छा पार्ट ये तो है रोबोट का। जैसे हम आप अगर कोई पेशेंट है हैंड मूव नहीं कर पा रहा, तो हुँ, हम कहते हैं मूव करो, उठाओ देखो उठ रहा है। हुँ, पेशेंट हुँ, को जब हुँ, ये वर्ड बोलते हैं ना तो उसके माइंड में वही वर्ड घूमता है, नहीं उठ रहा है, मैं हुँ। कर पाऊँगा, तो हो पाती है, तो मूवमेंट करता है वो। हाँ, जो सुन रहा है वो ब्रेन अभी तो कर वो सुन लेता रहा है है। ना, हाँ, रोबोटिक में वो देख भी रहा है। हुँ, वर्चुअल रिहैबिलिटेशन कहते हैं उसको, उसको अच्छा। वीआर कहते हैं। है गाज़ियाबाद में भी स्टार्ट हुआ हुआ है। तो सर क्या कोई रोबो उसको बोलता है या आप बोल रोबोट्स भी बोलते हैं। रोबोट्स भी हाँ, बोलते हाँ। हैं और और अदरवाइज़ साथ में स्क्रीन भी है। ऑलराइट, आप ये सोचिए किसी पेशेंट की हैंड मूवमेंट नहीं हो रही और हुँ, सामने वो अपने आप को ही देख रहा है हैंड मूव करते हुए। हाँ, हमने एक डमी इमेज बना दी सामने। तो जब वो मूवमेंट करेगा तो पेशेंट भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा बॉल के साथ। तो अच्छा, जो हैंड पहले मूव ही नहीं कर रहा था, अब वो वो हैंड की मूवमेंट आ गई। वो कोशिश करता है मतलब वो एक उसको पॉज़िटिव इम्पैक्ट है पॉजिटिव इसका। इम्पैक्ट है, फीडबैक है, रेगुलर कॉग्निटिव बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं। तो हुँ, ये हुँ, बहुत अच्छा पार्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ, रोबोटिक उसमें बहुत हेल्प करता है। वंडरफुल सर, इट्स अमेजिंग रियली। ये साइड तो मुझे वाक़ई पता नहीं थी फिज़ियोथेरेपी हुँ। की, मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ़ एक हैंड टेक्नीक और फिजियोथेरेपी तो मैम निडलिंग और मैं उसके खत्म ही नहीं कर पाऊँगा इतनी बड़ी ब्रांच है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद ने पेशेंट को कह दिया हो कि भैया अब ये तो हो ही नहीं सकता नहीं, सही, फिजियोथेरेपी में ये वर्ड ही हमारी डिक्शनरी में नहीं आता। अच्छा नई नहीं वर्ड तो आता आता ही नहीं है। या मतलब आपने सोचा हो कि बड़ा मुश्किल काम है चलिए हाँ, मैं बट इसको चेंज कर देती हूँ? देखिए फिजियोथेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट में तो पेशेंस होना चाहिए, हाँ, डॉक्टर में भी होना चाहिए। पेशेंट को हम कहते हैं कि पेशेंट में पेशेंस नहीं है। वो तो पेशेंट नहीं में तो होता। होता ही नहीं है। पहले डॉक्टर में होता ना, पहले जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनमें पेशेंस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। हुँ, पेशेंट को कन्विंस करना कि भाई इतने टाइम का ड्यूरेशन है आपका, रेगुलर आना, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स उनकी, सब कुछ को हटा के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, वही अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। हुँ, बट हाँ, अगर पेशेंट को होप अच्छी रहती है, तो हुँ, उसको रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा सर, पेशेंट की विल पावर ही उसके रिजल्ट लाती है। हुँ, डॉक्टर का पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंट की विल पावर। पेशेंट की रिजल्ट विल पावर ओरिएंटेड तो मस्ट है। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क का हाँ, यही एक फॉर्मूला है, हुँ। एटीट्यूड और विल पावर। बट नॉर्मली तो लोग यही करते हैं ना कि एक दिन फिजियो करा के मैं नॉर्मल केसेस की हाँ, बात कर रही हूँ, उनको लगता है कि अरे हमने तो 1000 रुपए दे दिए, हाँ। 600 दे दिए। अब मैम हम आई फिजिशियन नहीं है रिक्वेस्ट ना कि गोली लिखी और पेशेंट ठीक हो जाए। आप तो हाँ, मेडिसिन भी नहीं देते हैं ना, हाँ, आप लोग मेडिसिन तो सब बिल्कुल भी मेडिसिन्स आर नहीं। नॉट हाँ, मतलब मेडिसिन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में नहीं होती, बट हाँ, अगर प्रिस्क्राइब भी किसी नहीं कर पेशेंट को पेन किलर्स की होती है, तो बेसिक हाँ, चीज़ें वो बता दी जो जाती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और सर जैसे अब हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, है ना? हुँ। तो इसमें भी रोबोटिक्स के थ्रू वो लोग कर रहे हैं सर्जरी। रोबोटिक्स के लिए थ्रू सर्जरीज़ तो हो ही रही हैं, हाँ, डेफिनिटली हो रही तो हैं। उसमें क्या रोबोटिक्स का भी कोई रोल है उनको रिकवर करने हाँ, में, रोबोटिक्स रिकवरी का के लिए? रोल है पर पेशेंट को पता नहीं है। हुँ, रोबोटिक्स का बहुत रोल है। बेसिकली क्या है सर्जरी
अगर वो एक दिन का काम है, बिल्कुल। सर्जन ने रोबोट के ऊपर फीड्स करी चीजें। हम्म। रोबोट का काम क्या है कि जो लाइन अगर सर्जन को सीधी खींचनी है उसमें कुछ भी मिस्टेक ना हो, तो सर्जन सिर्फ फीड करता है रोबोट को कि मुझे ऐसी कटिंग चाहिए, ऑस्टियोटॉमी करनी है तो इतनी चाहिए, बोन काटनी है तो इतनी चाहिए, ये एंगुलेशन चाहिए, इसमें मोड़ना है, तो कमांड्स वो देते कमांड्स हैं। है, फीड हाँ। किया उसने, कर दिया और उनको रिजल्ट मिल गया। पर फिजियो में ऐसा नहीं है। फिजियो में एक्सोस्केलेटन पहनाया जाएगा पेशेंट, उसके बाद फिर वो ट्रेडमिल पे वॉक करेगा विद हिज और हर ओन इमेज इन फ्रंट ऑफ हिम कि हाउ ही इज वॉकिंग और शी हाँ। इज वॉकिंग। और जब वो अपने आप को अच्छा वॉक करते हुए देखता है तो वो अपने आप ब्रेन वॉक कर देता है। फिर तो जब अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं, मेरी मिरर इमेज आए कि देखो मैं कितना अच्छे से वॉक कर पा रहा हूँ, पहले मैं वॉक नहीं कर पा रहा था, मुझे कोई इंजरी हो तो मैं अपने आप वॉक करूंगा ना। ये मेरे को फीडबैक है, विजुअल फीडबैक कहते हैं इसको। आंखों से देखा, ब्रेन ने अडेप्ट किया, मसल ने मूवमेंट किया। हाँ, ये तो उसी तरह हो गया कि इफ यू लुक गुड यू फील गुड, है ना? डेफिनेटली एग्जैक्टली सर, वंडरफुल। और सर ये रोबोटिक्स क्या स्पोर्ट्स में भी कुछ फायदा कर रहा है? जितना रिहैब है, जितना सारे प्लेयर्स को पकड़ो ना, आशीष नेहरा हो गया, सुरेश रैना हो गया, सुरेश रैना हो गया, ये सब का ट्रीटमेंट रोबोटिक्स ही होता है आजकल। अच्छा। रोबोटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, अर्ली वो तो रिकवरी जिम में के वो लिए लोग करते ही हैं, वो करते हैं, फिट हैं। हाँ, बट अर्ली रिकवरी के लिए रोबोटिक्स बहुत अच्छा है। तो सर ये तो क्रिकेटर्स की आपने बताया कि वो खुद भी फिट रहते हैं और रोबोटिक्स की भी हेल्प लेते हैं। सर आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिथ क्या है फिजियोथेरेपी इंडस्ट्री में, मतलब जो पेशेंट सोचते हैं कि? फिर सबसे बड़ा मिथ ये है कि मैं 1-2 दिन ट्रीटमेंट करा के देख लेता हूँ क्या हो। बॉडी इसमें एक ये बड़ा अच्छा पार्ट है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब पेशेंट क्लिनिक पे आता है ना, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं आज जा रहा हूँ और मैं ऑफिस में काम भी करता हूँ, तो कल से मैं ऑफिस चला जाऊँ, मुझे ऐसा हो जाए कुछ। ऐसा अगर हो रहा है ना तो आपके साथ गलत ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एक दिन में अगर कोई आपको ठीक कर पा रहा है, चाहे वो मैनिपुलेशन करके कर रहा है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं है बहुत ज्यादा। रिजल्ट वो है जो लॉन्ग टर्म रहे। एक अच्छा ट्रीटमेंट मैं उस चीज को कहूंगा कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वो मुझे आगे याद रहे। मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर पेशेंट के नी की कोई ट्रीटमेंट दिया और उसको एक बाद में चार्ट दिया कि ये ट्रीटमेंट्स मैंने दिए हैं, आपको कभी पेन हो तो अभी मुझसे पूछ सकते हो ऑन कॉल ही, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेशेंट बहुत खुश होगा इस चीज को लेकर कि मैं एक बार में ठीक हो गया, चाहे मैंने 2 महीने लगाए, अब मुझे दोबारा नहीं होगा। बट वो रूट कॉज तक तो पहुंचता ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाएगा ना 2 दिन में। 2 दिन 3 दिन 10 डेज तो बॉडी का एडेप्टेशन में लगता है। बिल्कुल। और फिर वो सोनेस भी होती है, जब वो सोनेस होती है और बॉडी रिस्पॉन्स करेगी ना हमारे ट्रीटमेंट के, चाहे वो अपोजिट करे चाहे वो सेम करे। सेम करती है तो जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, अपोजिट करती है तो मॉडिफिकेशन करते हैं ट्रीटमेंट में, वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का मसल स्ट्रेंथनिंग का तो पार्ट ही छूट जाता है। पेशेंट तो आज अगर उसको आराम मिल गया वो कल आएगा ही नहीं। बस यही पेशेंट को बार बार, इससे पेशेंट को नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि भाई मैं ठीक नहीं हुआ। ठीक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कोर्स नहीं किया। एंटीबायोटिक भी दी जाती है डॉक्टर से, 3, 4, 5, 7, 12 दिन दी जाती है ना, आप कोर्स करते हो ना, बीच में छोड़ोगे दोबारा खानी पड़ेगी। सेम फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है, उसमें मेडिसिन हमारी एक्सरसाइजेज है, हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी है, हैंड्स है, हैंड्स ऑन जो मेडिसिन है उससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। नेचुरली ठीक हो रहे हो आप, आपको साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट टाइम आपको देना है, टाइम होगा तभी आप ठीक हो पाओगे, तभी आप एक ऐसा रिजल्ट ले पाएंगे जो लॉन्ग टर्म हो। बिल्कुल, वरना तो फिर वो जल्दी का काम शैतान का। ऑब्वियसली जल्दी का काम भी हो गया और आजकल पेशेंट को वीडियोस में जल्दी देखते हैं ना, जल्दी आ जाए रिजल्ट, ऐसा नहीं है। इवन तो सर आजकल तो 3 मिनट की वीडियो भी कोई देखना नहीं चाह रहा है। अरे ये बड़ी है तो ऊपर कर दो। जब वीडियो नहीं देखना चाह रहा सोचिए ट्रीटमेंट इतना लंबा कैसे ट्रीटमेंट और जिसमें पैसे भी जा रहे हो, तो वही है। और सर आज जैसे अब मैं अपने ही बताऊं, मेरी सिस्टर भी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो जब वो अपना हैंड टेक्निक यूज करती है तो आई फील वेरी हैप्पी, मतलब मैं ना थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। ऐसे और लोग भी करते होंगे, लेकिन अगर वो अल्ट्रासाउंड यूज कर रही है या कोई और मशीन यूज कर रही है तो मुझे लगता है अरे यार ये तो मशीन ही है, इससे क्या फील होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली फील तो डॉक्टर कर रहा है ना, मशीन तो ट्रीट कर रही है, ट्रीट कर रही है, फील तो डॉक्टर कर रहा है। हाँ। अच्छा, जो वो मशीन लगा रही है ना, उस मशीन को लगाने के लिए भी 5 साल लग रहे हैं उसको। आप ये सोचिए, पढ़ के वो आंख बंद करके भी लगा देगी। बिल्कुल। और कोई तो सोच भी नहीं सकता ना कि मैं मशीन कहीं लगा दूंगा। उसको पता है टेंडन कहाँ है, फेशिया कहाँ है, लिगामेंट कहाँ है, जॉइंट कहाँ है, मसल कहाँ है, कौन सी मसल अफेक्टेड है। वो हैंड से आपकी मसल देख पा रही है जो एक्सरे से नहीं पता चल रही। बिल्कुल सर। आप ये सोचिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैंड से पैल्पेट करके आपका पेन को डायग्नोस कर पा रहा है, पूरा बता पाते हैं, जिसके लिए आप 7,000 खर्च करके एमआरआई करवाओगे। आपके एमआरआई के उन्हें 7,000 बचाए हैं, पहले तो उसको वो दे दो, एक्सरे। हाँ,
कुछ तो नहीं मिलता हाँ, उसको। बस यही प्रॉब्लम है। पेशेंट एमआरआई बच जाती है पेशेंट्स की। जी। सिर्फ हम उन पेशेंट्स की एमआरआई एक्सरे कराते हैं जहाँ पे हमें कोई डाउट आता है। हम्म। और जब तक डाउट नहीं होता, पेशेंट कभी-कभार कहते हैं कि आप एक्सरे नहीं करा रहे, तो एक्सरे के रेज़ से बचा रहे हैं आपको। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायग्नोज़ हो गया है। क्योंकि बहुत ऑर्थो में बहुत टेस्ट है, पूरी बुक है जी। 2000 पेज की, जिसमें टेस्ट ही हैं सारे। हम्म। पता नहीं ऐसी कितनी बुक्स हैं। बिल्कुल। तो जितना डॉक्टर एक्सपीरियंस लेता रहता है, वो सारे टेस्ट पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करता है। और एक अच्छा फिजियोथेरेपी हमें हाँ, उन सब खर्चों से बचा सकता बचा है सकता है आपको। और प्रिवेंशन भी हो सकता डेफिनेटली। है ना? अगर 10 दिन का ट्रीटमेंट किसी का हम्म। 10,000 रुपए का आ रहा है और जी। आपकी 7,000 रुपए की एमआरआई हो गई, तो हम्म। आप तो ट्रीटमेंट खत्म कर दोगे जितने में आपकी एमआरआई होनी है। एमआरआई होगी, बिल्कुल। तो यही तो इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। लोग अगर समझ जाएं तो फिर बड़ा आसानी हाँ, हो जाए। बस यही इम्पोर्टेंट है। हम्म। पेशेंट तो आता है एमआरआई लेके, है ना, वो हम्म। पहले ही सब कुछ करा चुका होता है। फिर आता है सबसे हाँ, एंड में, सबसे सबसे एंड में, आखिरी एंड में। पड़ाव। हाँ, आज मतलब यही होता है। उसका कारण क्या है कि पेशेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन पता नहीं है। हम्म। अगर मेडिकल का थंब रूल देखा जाए तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इज फिजियोथेरेपी इफ पेन इज देयर, ऑलराइट। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो, और कुछ मेडिकेशंस। ठीक है। दिस इज अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। हम्म। और सेकंड थंब रूल है, इफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेलियर हम्म। देन पेशेंट गो टू सर्जिकल मैनेजमेंट। और यहाँ उल्टा वो तो होता पहले है। सर्जिकल के पास पहुंचा हुआ है हाँ, वो तो कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन ही मेडिसिन कर खा दो। ले, हाँ। पेन के लिए खा लो, मसल रिलैक्सेशन खा लो, स्टेरॉइड भी खा लो, हाँ, उसके सब बाद कुछ कुछ नहीं कर हुआ, लो। अब फिजियोथेरेपी करा लो। तो लाइन ऑफ एक्शन ही गलत है। दैट इज ट्रू ऊपर सर। से चेंज जो है वो सही नहीं चल और रहा। सारे केसेस खराब करके तब वो फिजियो के हाँ, पास आता है अच्छा, कि उसके बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है, पेशेंट की रिकवरी लेट होती है। हाँ, और वो अमूमन बोलते हैं अरे टाइम ही नहीं है, बस बस टाइम ही नहीं है। अगर पेशेंट फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे पेन के आ जाए, तो हम इस बात को पेशेंट को कह देते हैं कि आप विद इन वन वीक रिकवरी ले सकते हो। अगर आपको लगता है ना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप फर्स्ट डे आओ, आप अपनी रिकवरी देखना कितनी अच्छी होगी। अच्छा, जैसे आपका ये शुरू होता है हाँ, प्रॉब्लम। फर्स्ट डे हमारा, ये इंडिया है ना, हमारे इंडिया में ऐसे नहीं आता पेशेंट। जो बहुत पहले बढ़ वो जाता हीट है। देगा अपने आप ही, हॉट फॉर्मेट, सब डॉक्टर्स हैं घर वाले, सबको सब कुछ गूगल पता है। बाबा। हाँ, गूगल्स बताएंगे। अच्छा, फैमिली में बहुत लोग होंगे, अरे हीट लेके देख लो, अरे तुम कोल्ड पैक कोल्ड लो, पैक हीट लो। क्यों लिया? अच्छा, आप जो लोगे उसके अपोजिट बोल देंगे वो, आपने हीट हम्म। लिया ना तभी ठीक नहीं हो रहे, आप कोल्ड लेना चाहिए। अच्छा, वॉल्नी लगा लो, अच्छा ये जेल लगा लो, दूसरी जेल लगा लो, ये ओमनी, मूव, ये सारी चीजें घर में पड़ी होती हैं पहले और तो। प्रॉब्लम हो रही होगी नर्व की, दे रहे होंगे सब कुछ मसल का, तो नर्व के लिए काम ही नहीं करेंगे। तो वो तो आइडेंटिफाई एक हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। वो आइडेंटिफाई करेगा। हाँ। अगर उसको लगा कि केस को कोई रेफर करना है तो वो रेफर भी कर देगा। इवन फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन अगर फिजियोथेरेपी बन जाए तो ज्यादा डॉक्टर्स के साथ पेशेंट जाने लग जाएंगे और जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ उल्टा होता है, यहाँ ऑर्थो उल्टा वाले भेजते हैं। ऑर्थो अब हाँ। काफी बेटर हो गया है पहले से। अब पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, जिसको पता चल गया है, हाँ, जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, जो अब आज की चीजें देख रहा है, तो पेशेंट डायरेक्ट आ रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास 40 पेशेंट की ओपीडी होगी तो उसमें 30 पेशेंट डायरेक्ट है, 10 पेशेंट रेफर्ड या फिर कोई क्रोनिक इंजरी होगी तब आ रहे हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया आल्सो हाँ, सर, हाँ, क्योंकि उसकी डेफिनेटली एडवांटेजेस भी अवेयरनेस आ हैं, रहे हैं पेशेंट है को। ना? हाँ, हम लोग हमेशा बुराई करते हैं बट इसके हाँ, फायदे भी फायदे बहुत भी हैं। हैं, फायदे डेफिनेटली। तो सर अब यही था मेरे सवाल कि आपके पास कभी आया कोई ऐसा कि नहीं भैया डॉक्टर साहब नहीं, हाथ से करो, हमें मशीन नहीं चाहिए? हाँ, ऐसे पेशेंट्स आते हैं। तो आप उनको कैसे टैकल करते नहीं, हैं? हम लोग बेसिकली हम कोशिश करते हैं मैनुअली करें पेशेंट, अच्छा। क्योंकि पेशेंट सेटिस्फेक्शन तभी आएगा ना। हम्म। मान लीजिए मैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे दूं और पेशेंट को सेटिस्फाइड ना हो, तो वो भी कोई बेनिफिट नहीं है ना। मैनुअली अगर पेशेंट को हमें लगता है कि मैनुअली है, तो हम पेशेंट को कन्विंस करते हैं कि मैनुअली मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मुझे जो इलेक्ट्रोथेरेपी से बेनिफिट चाहिए, जो मेरा सपोर्टिंग डिवाइस है, तो वो भी मैं यूज करना चाहता हूँ। तो पेशेंट को ठीक है, आप कर लो। पेशेंट को पहले थोड़ा रिजल्ट देना पड़ता है। हाँ, उसको ऐसे पेशेंट थोड़ा नहीं, सा हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट तभी आता है। अर्न करना पड़ता है। पेशेंट अगर होपफुल होगा ना तो अपने इम्प्रूवमेंट से ही होगा, और उसके बाद कोई होप नहीं। अगर वो पेन में है तो वो नहीं कराएगा। हाँ, अगर उसको यकीन आ गया तो फिर वो आपको पूरा ट्रीटमेंट कराएगा। हाँ, पूरा कराएगा। और इस चीज के लिए आजकल बहुत अच्छी अच्छी एडवांस टेक्निक आ चुकी है हमारे पास। शॉर्ट वेव डाइथर्मी पुराना टेक्निक थी, अब आ गई है, रोबोटिक्स आ गए हैं, और ड्राई नीडलिंग आ गई है जी। ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स में आती है। ड्राई नीडलिंग तो मैंने कराई है, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं विद इन सिंगल सिटिंग पेशेंट। जी, पर डॉक्टर्स के लिए बड़ा खराब हो जाता है, पेशेंट पहली सिटिंग में भाग जाता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे कोर्स पूरा करना है। बिल्कुल। तो ड्राई नीडलिंग का बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टेपिंग, केटी टेप्स आ गई हैं, जर्मन्स की टेप्स आती हैं, जो अब कॉस्ट एफिशिएंट भी है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं। शॉक वेव, लेजर, क्लास 4 भी लेजर, जो पहले सर्जिकल में यूज होती थी, अब फिजियोथेरेपी में क्लास 4 भी लेजर्स आती हैं। तो मतलब हर दिन अपग्रेड हो रहा है फिजियोथेरेपी। तो इसकी भी जैसे और चीजों की वर्कशॉप्स होती हैं, आप लोगों की भी वर्कशॉप्स होती रहती हैं? रोज है मैम वर्कशॉप्स, रोज नई वर्कशॉप्स हैं।
पैन इंडिया इतनी वर्कशॉप्स होती हैं न्यू कि हम जा भी नहीं सकते इतनी वर्कशॉप। बिल्कुल। हर एडवांसमेंट ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि हमें रिजल्ट जहाँ पे 2 महीने में मिलते थे, हम 15 दिन में रिजल्ट ले सकते हैं, 10-10 दिन में पेशेंट रिकवरी ले सकते हैं। और सर ये हम फिजियो की बात कर रहे हैं, एक कायरोप्रैक्टिक जो चीज होती है, कायरोप्रैक्टर, वो क्या है? थोड़ा सा। कायरोप्रैक्टर ना एक डीओ करके ब्रांच आती है, डॉक्टर इन ऑस्टियोपैथी। ऑल राइट। उसमें देखा जाए तो अगर हम अपने कलीग्स में या अपने सब में देखें तो ज्यादा नहीं होंगे, बहुत कम है। 4 या 5 होंगे, पर उनकी वीडियो से वो बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। मतलब वो देख के बहुत वो लगता है अट्रैक्टिव कि अरे अट्रैक्टिव इसलिए जाके लगता है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि कट वॉइस आ रही है। हाँ। पर अगर इसकी मैं आपको डीप में जाके बताऊं तो हम्म। कायरोप्रैक्टिस यूज करने के लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को कायरोप्रैक्टिस यूज हो ही। उसको बैक पेन है तो जरूरी नहीं है कि वो एक शॉट ले उसको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। और सर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कायरोप्रैक्टिस बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कायरोप्रैक्टिस से अमेजिंग रिजल्ट इसलिए मिल रहे हैं, हम इनको फिजियोथेरेपी ब्रांच से थोड़ा सा अलग ही मानते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी ब्रांच में हम लोग जिसको इंक्लूड करते हैं वो ऑर्थो है, ऑर्थो डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, न्यूरो, स्पोर्ट्स मेडिसिन, पीड्स, एर्गोनॉमिक्स, गायनी। अच्छा, ये डिपार्टमेंट्स हमारे फिजियोथेरेपी के गायनी भी है आपके? गायनी, मतलब अरे पोस्ट नेटल, ग्रेट। प्री नेटल, नेटली, वो सारा गायनी का पार्ट है। यानी ये भी पीडियाट्रिक्स का बहुत सारा एक बहुत वाइड, बड़ी ब्रांच है, हाँ, बहुत बड़ी वाइड ब्रांच है। ब्रांच है। हाँ बिल्कुल वाइड ब्रांच है सारी। आप जितने भी हॉस्पिटल में प्रीनेटल केयर है उसमें यूज होता है। ओके। इवन आजकल टेपिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ। प्रेगनेंसी में टेपिंग होती है पेशेंट्स को। अच्छा। जिन लेडीज को एब्डोमेन में स्कार्स आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, टेपिंग से वो मार्क्स रुक जाते हैं। अच्छा, सिजेरियन से जिस ऑलराइट वो कट के मार्क्स, हाँ स्कार्स जो होते हैं वो हील हो जाते हैं। एब्डोमेन लटकता नहीं है। आई विश इतने मुझे पता बेनिफिट होता है, सर। इतने बेनिफिट हैं। बट हाँ पेशेंट्स को जिनको अवेयरनेस है वो आ रहे हैं, करवाते हैं, हमने करे हैं कुछ। तो प्रीनेटल पोस्टनेटल में बच्चों में पीडियाट्रिक केयर है, इवन फिजियोथेरेपी आईसीयू केयर है। एज्मा पेशेंट हो गए उनको फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत पड़ती है। चेस्ट रिहैबिलिटेशन एक पार्ट है पूरा। अच्छा, आईसीयू में एस्मा पेशेंट के लिए भी सारा वंडरफुल। आइजिया, सीओपीडी, ये सारे केसेस को चेस्ट रिहैबिलिटेशन दिया जाता है। कार्डियोथोरेसिक रिहैब अलग से ब्रांच है। सर अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं मतलब है, हाँ, सच में। क्योंकि फिजियोथेरेपी अगर दिमाग में आता है तो एक क्लिनिक आता है जहाँ पे कुछ मशीन्स होंगी और वो हैंड टेक्निक्स होंगी, मतलब यही जहन में आता है। उसको क्लिनिक ही कहते हैं। हाँ सच में वो क्लिनिक ही है। फिजियो रिहैब अलग है। अच्छा, वो रिहैब अलग है जिसमें आप रोबोटिक्स और रोबोटिक्स फिजियोथेरेपी की ऐसे ब्रांचेस डिवाइड है ना। फिजियोथेरेपी की एक क्लिनिक ऐसे भी होगी जिसमें केवल इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करेंगे और हैंड्स ऑन आएंगे, ये होगा। दूसरी में होता है कि आप कुछ एडवांस मशीन यूज कर रहे हैं तो एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर्स हो गए। तीसरा आता है रोबोटिक रिहैब या फिर रिहैबिलिटेशन, उसमें सब कुछ होगा, पेशेंट एडमिट भी होता है आजकल। अच्छा, पेशेंट को मील भी वहीं मिलती है। ऑलराइट, रिहैब हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके, फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर्स हैं, वहां पे आप जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे आप। क्योंकि आने जाने में पेशेंट का टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और रिकवरी लेट, तो इसलिए वहां रह के जब ट्रीटमेंट हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट। वो जबरदस्त सा मूवमेंट के साथ हीलिंग, मतलब होता है ना कि कितने लोगों को सच्ची में ये बात पता ही नहीं होगी। नहीं पता। तो आई एम ग्लैड कि आप हमारे शो पर आए और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपने ये जिक्र किया कोल्ड पैक और हॉट पैक, है ना? नॉर्मली वही जो आपने बताया कि घर में सबके यहाँ होता ही है तो वो लोग यूज करते हैं, तो आपके हिसाब से कब क्या करना चाहिए? देखिए मैं बेसिक इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एडवांस जाओगे ना तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आना चाहिए। बट वो फर्स्ट एड के बेसिक मैं बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई मस्कुलर पेन हो और पेशेंट अभी चोट लगी है उसको, तो कोल्ड पैक। उसका कारण भी बता देता हूँ। जब भी हमें चोट लगती है तो जो वहाँ की मसल्स हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन में चली जाती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाना है। अगर हम ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाएंगे तो वो एरिया डैमेज हो जाएगा। एरिया खुद कहता है। बिल्कुल। पेन क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका ब्लड नहीं है, चोट लग गई है उसको, जम गया है। हाँ। अब ब्लड चाहिए उसको, तो उसने वैसो कंस्ट्रिक्शन किया हुआ है। हमने कोल्ड पैक दिया तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, वहां पे ब्लड फ्लो आ गया एकदम से। अच्छा। सुन हो जाता है ना कोल्ड पैक लगाने का। हाँ। तो सुन होने से ब्लड फ्लो आ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, उस एरिया का जो जमा हुआ ब्लड है वो हटेगा ना वहां से। अच्छा, कोल्ड पैक वॉश आउट कर देंगे ना हम कोल्ड पैक से। अच्छा। और हॉट पैक ब्लड फ्लो बढ़ाएगा उस एरिया में। तो हॉट पैक हमेशा क्रोनिक केस में, जहाँ पेशेंट को 48 आवर्स या 3-4 दिन हो चुके हो इंजरी में, अब कोल्ड पैक मत लगाओ, अब कुछ नहीं होगा, अब आप हॉट पैक दे दो। वो बिल्कुल एकदम लगते ही उसको लगाओ कोल्ड पैक। कोल्ड पैक फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। और मसल इंजरी है कोल्ड पैक ले लो। अब देखिए कंट्यूजन, कभी कभी नील पड़ जाता है, हिंदी में बोलते हैं नील पड़ गया, इंग्लिश में हम लोग मेडिकल टर्म में कंट्यूजन बोलते हैं। कोल्ड पैक
फुल पैक। लो बैक पेन हो रहा है, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, हॉट पैक। हॉट पैक वो जो इतना बड़ा सा आता है हाँ। करके। और उसमें भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, पेशेंट को इसको पता होना चाहिए कि वो लोग पैड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैड्स आ रहे हैं आजकल, जेल पैड्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी यूज ना करें। नहीं, कोशिश करिए जो पुरानी टेक्निक थी जिसमें हम एक रबड़ की बोतल में पानी भरते थे, जी। वही बेस्ट है। हम्म, इसमें भी इसको कहते हैं वेट हीट, ओके। एक होती है ड्राई हीट। हाँ, ड्राई हीट डेंजरस टू द बॉडी। ऑल राइट। वो जो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं वो तो इलेक्ट्रिक होती ड्राई है, है ऑफ हाँ, कोर्स। वो नहीं करना हाँ। चाहिए। वो बॉडी का NaCl निकालता है, नमक हम्म, लॉस होता है हमारी बॉडी, वीकनेस आती है। कभी फील ओके। करके देखे कोई भी पेशेंट, हीट लगाए और उसके बाद मूवमेंट करे तो उसको कमजोरी फील होगी। हॉट पैक यूज करे वेट बॉटल वाली, बेटर फील करेगा। और एल्स घर में जैसे बॉटल भी नहीं है तो गर्म पानी में हाँ, टॉवल टॉवल करके करके वो जो बेस्ट। ये देसी तो हाँ बिल्कुल है बढ़िया, ना, वही कर लो, ज्यादा अच्छा है। इतने ज्यादा महंगे अच्छा है। महंगे आप वो खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिक खरीद रहे हो, उसका कोई यूज नहीं है, वो आपको और खराब ही कर रहे हैं। और सर जैसे लोग बहुत लॉन्ग आवर्स बैठते हैं ऑफिस में, आजकल तो सबका यही लाइफ हो गई, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, स्कूल जाते हैं एंड देन दे हैव देयर दुश्मन स्क्रीन टाइम, है ना, स्क्रीन उनकी जिंदगी में है, या ऑफिस में लोग जा रहे हैं या फीमेल है कुछ भी, तो सर वो बैक पेन और नेक स्पेज़म से किस तरह बचा जा सकता देखिए है? सबसे पहले तो पोस्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पोस्चर, राइट। आदमी हर चीज के ऊपर स्पेंड कर देता है, अपनी चेयर के ऊपर स्पेंड नहीं करता। हम्म, और एक इजी वे है बैक पेन को खत्म करने के लिए, अलार्म सेट कर दो अच्छा, अपने मोबाइल में। हर 15 मिनट्स के बाद एक बार आपको अपनी चेयर से खड़े होना है और वॉक करके वापस आ जाना, बस। ओके। ये लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूँ आपको। एवरी 15 मिनट में 1.5 mm का प्रेशर हमारी लंबर स्पाइन लेती है, हर 15 मिनट में। तो 15 मिनट से ज्यादा हम लॉन्ग सिटिंग कह देते हैं, और लोग 8-8 घंटे बैठ रहे हैं। उसको कहते हैं लॉन्ग सिटिंग। 15 उसको मिनट तो तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, 15 मिनट को मानते ही नहीं है, और हम लोग 15 मिनट से ज्यादा को लॉन्ग सिटिंग बोल देते हैं। बिल्कुल। तो एटलीस्ट एवरी 15 मिनट्स में एक बार रेस्ट ले लो, चाहे थोड़ा पानी पी लो, एक बार वॉक करो, दोबारा अपनी सीट पे आके बैठ जाओ। तो इतना भी कर लेंगे तो पोस्चर ठीक हो जाएगा। बेसिक एक्सरसाइज कर ली, कुछ स्ट्रेचिंग से पेशेंट को इतना रिजल्ट मिल जाता है कि वो ठीक रहता है। और लगे कि पेन 3-4 दिन से लगातार हो रहा है, कुछ मत लगाओ, डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, अपने 2 दिन सेशन लो, उससे समझ लो चीजें कि मेरा ये अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपके पास डायरेक्ट आ गया हूँ। प्रिवेंशन के तौर पे, हाँ, है ना। वो कुछ आपको मल्टीविटामिन भी बता देंगे, हाँ। जो बेसिक्स होती हैं वो ले लो, कैल्शियम विटामिन डी ले लो, जो जैसे वो बताएं, और अपनी एक्सरसाइज उनसे सीख के वो घर पे करो। हाँ, क्योंकि विटामिन डी तो हर दूसरे बंदे का में कम है, है। हर का कम पर है। बट बिना चेक करवाए नहीं खाना चाहिए, ऑल क्योंकि राइट। विटामिन डी टॉक्सिसिटी बहुत हो रही है पेशेंट। हर जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं सब लिख के दे रहे हैं आजकल, मिठाई की तरह बिकता है आजकल, वो अब ध्यान तो रखना पहले है। मल्टीविटामिन्स तो नहीं लिखते थे, अब तो वो भी चल रहा अब है। वो भी चल रहा है। अब वो भी चल रहा है, मतलब कभी कभार पेशेंट मल्टीविटामिन खा रहा होता है, उसमें विटामिन डी होता है, अलग से विटामिन डी खा रहा होता है, उसे पता ही नहीं है। तो ये जी। अवेयरनेस एटलीस्ट होनी चाहिए। और सर ये तो हमारी बैक पेन और आपने नेक स्पैज़म और पोस्चर के बारे में बताया। सो ये एक जो मेनली फीमेल्स में हम देखते हैं sciatica पेन, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए? नहीं मैम, फीमेल में नहीं, मेल फीमेल मेल्स दोनों में? दोनों अच्छा, अफेक्टेड हैं मैंने उससे। ओके। अगर हमारे क्लिनिक में हर 15 मिनट में एक पेशेंट उसी का है, नेक्स्ट एवरी थर्ड पेशेंट जो है वो sciatica का ही है। बहुत बट बुरा पेन होता sciatica है। को डायग्नोज अच्छे से नहीं किया जाता है। sciatica का एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जी। उसमें बहुत सारे टेस्ट, जैसे फिगर ऑफ 4 टेस्ट करते हैं हम लोग, उससे कुछ हमें एग्जैक्ट मिलता है। पेशेंट की वर्डिंग, पेशेंट हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कहता है ना मैं बैठा हुआ था, तो बहुत टाइम तक बैठता हूँ, मेरा सिटिंग जॉब है। हमारा पहला क्वेश्चन ही होता है सिटिंग जॉब है, तो कहता है हाँ। प्रोलॉन्ग सिटिंग और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग दोनों ही अफेक्टेड है। sciatica के लिए दोनों ही खराब है। sciatica का पेशेंट बहुत ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ना बैठ पाएगा। अगर किसी पेशेंट को ये लग रहा है कि मैंने फर्स्ट स्टेप लिया और मेरे को कोई चीज रोक रही है, तो समझ लो नर्व अफेक्टेड हो रही है। मसल तो स्पाज्म देती है, टाइटनेस देती है, जैसे यार टीयर हो जाएगी, पर टीयर इतना इजी नहीं है मसल को टीयर कर देना। पर sciatic नर्व का कंप्रेशन बड़ा इजी है। अब sciatic नर्व को एक बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। ऐसा समझिए कि एक ट्रेन है जो एक रूट लेके जाती है जी। ट्रेन गाजियाबाद से चली और दिल्ली तक जाना है। अब जब वो दिल्ली तक जाएगी, वो कई स्टेशन पे रुकती है, वो रुकने वाले एरिया को कहते हैं रिले स्टेशंस। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही नर्व का रूट होता है, वो लंबर स्पाइन से कमर के निचले भाग से निकलती है, अपने रूट पे जाती है और पाँव पे जाके खत्म हो जाती है, जो हील का एरिया है वहां जाके खत्म होती है। अब वो 3 से 4 जगह रुकती है। वो जो रुकने का एरिया ना, पेशेंट यही पेन लेके आता है। पहला हिप, जो ग्लूटियल रीजन है, दूसरा थाई, जो हैमस्ट्रिंग का एरिया है, तीसरा काफ, और चौथा हील। ये 4 एरिया पेशेंट पेन हमेशा बताएगा जो sciatic नर्व का होगा।
कई पेशेंट कहते हैं कि नहीं हमारी नी से ना नीचे नहीं जा रहा, तो जरूरी नहीं है sciatica हो, वहाँ पे एक नर्व नहीं है, ऑब्टुरेटर भी पड़ी है वहाँ पे, उसके बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं होता। ऑब्टुरेटर नर्व पे भी स्वेलिंग या कंप्रेशन आ सकता है, बट sciatica कॉमन वर्ड है, इसलिए sciatica बोल दिया जाता है। पेशेंट को अब आप समझाओ कि ऑब्टुरेटर नर्व कंप्रेशन है, नहीं तो समझ वो आएगा। कहेगा या तो मुझे समझ नहीं आ रहा है या डॉक्टर ही पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या वर्डिंग यूज कर रहा है। बट हाँ, हो सकता है ऑब्टुरेटर कंप्रेशन है, वो डायग्नोस डिफरेंशियल डायग्नोस करना चाहिए। वो तो आप बेहतर जानते हैं। हाँ, तो स्टियाटिक नर्व का फिर डायग्नोसिस होता है, उसके बाद उसका प्रोटोकॉल डेवलप होता है। अब पेशेंट को ये सब चीजें नहीं पता है, वो इसलिए सोचता है कि आज वो मशीन लगाएंगे करंट वाली, उससे ठीक हो जाऊंगा। नहीं, वो जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वो टेस्ट करेगा, एक प्रोटोकॉल डेवलप करेगा, मुझे कितने दिन में क्या रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है इसके साथ। इवन ड्राई नीडल यूज हो जाती है, हम लंबर स्पाइन को पैरास्पाइनल में ड्राई नीडल यूज करते हैं, फिर ग्लूटियल ड्राई नीडल यूज करेंगे, फिर गैस्ट्रोनीमियस के लिए भी, काफ के लिए भी करेंगे ड्राई नीडलिंग। उससे हो सकता है पेशेंट फर्स्ट डे कहे मुझे अच्छा लग रहा है, उसके बाद लंबर स्ट्रेंथनिंग, उसके बाद पेशेंट की अल्ट्रासाउंड और टेंस जो आईएफटी हम देते हैं। इवन अब आ गया क्लास 4B लेजर जो मैंने अभी डिस्कस किया, उससे रिजल्ट कम टाइम में इनिशियल रिकवरी आ जाती है। और एडवांस जाएंगे तो क्लास 4B लेजर के साथ शॉर्ट वेव डाइथर्मी यूज कर सकते हो हीट के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है मसल को, और शॉक वेव। अच्छा, शॉक वेव भी एक टेक्निक है जिससे आप नर्व को रिलीज कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। घर पे पेशेंट को ठीक होना है तो एटलीस्ट रेस्ट तो लो। पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे तो काम इतना है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे खड़े रहना पड़ता है, तो आप पेन को रोज बढ़ा रहे हो। हाँ सर। रोज नर्व ज्यादा दबती जा रही है, उसका कंप्रेशन का ग्रेड आता है, फिर एमआरआई करानी पड़ेगी, डायमीटर चेक करना पड़ेगा, एपी डायमीटर कितना कम हुआ कितना बढ़ गया। अब जो डायमीटर होगा उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे कि भाई 10 से कम तो नहीं हो गया, 8 से कम तो नहीं हो गया, 6 से कम में तो सर्जरी होगी। ओके, ये एग्जैक्ट रूल है, थंब रूल्स हैं आजकल कि अगर एपी डायमीटर L4 L5 में L5S में 5 से कम जा रहा है या 6 से कम जा रहा है तो सर्जिकल ओपिनियन जाएगी। तो आई एम श्योर सर कि जो फीमेल होंगी उनका तो प्रोलॉन्ग स्टांडिंग की वजह से आपके पास आती होंगे, मेल्स बैठे वाले आते होंगे, मेल सिटिंग वाले आते हैं। हाँ। जो sciatica। सर आपने हील का भी जिक्र किया कि हील पेन भी होता है, तो क्या जैसे कोई पेशेंट है वो सुबह उठता है, जैसे वो जमीन पे पैर रखता है तो उसकी हील पेन होता है, अब आपने जो वो है ना वो प्रॉब्लम चेंज कर दी। अब वो प्रॉब्लम है कैल्केनियस स्पर की। ओके, जब भी हम कैल्शियम इनटेक करते हैं, चाहे हम किसी भी चीज से करें, डायरेक्ट कैल्शियम की बात नहीं कर रहा मैं, रोटी दाल सब्जी जिससे भी कैल्शियम जा रहा है बॉडी में, डायरेक्ट मिल्क से जो जा रहा है वो पूरा यूज नहीं होता है बॉडी में। ओके, कुछ यूज होता है, कुछ बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। जितना वॉश आउट नहीं हो पाता और जो बॉडी अपने अंदर रखती है उसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इज नोन एज कैल्केनियस स्पर, जो हील में होता है। वो कहीं भी हो सकता है, अगर वो नी में हो जाए तो उसको ऑस्टियोफाइट कह देंगे, वो हील में हो जाए तो स्पर कह देंगे। और दूसरी प्रॉब्लम आती है प्लांटर फेशियाइटिस, बहुत कॉमन, हर तीसरा चौथा पेशेंट आ रहा है कि फुट में पेन है सर। लेकिन सर वो सुबह हो रहा है, वो सुबह ही होता है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी हील ग्राउंड पे टच नहीं कर रही, वो स्वेलिंग ग्राउंड पे टच करती है। ओके, पूरी रात में जाके स्वेलिंग आ जाती है स्पर की वजह से, और स्पर जब ग्राउंड पे टच करता है तो पेन प्रोड्यूस होता है। वो पेन है जो चलने नहीं देता, थोड़ी देर बाद अपने आप बेटर हो जाएगा। तो इसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। बहुत अच्छा टेक्निक्स है, टेपिंग है बहुत अच्छी इसकी। ऑलराइट, इवन एक बार आपने टेपिंग करी, पेशेंट को 2-3 दिन अल्ट्रासाउंड दिया, 5-7 सेटिंग में पेशेंट बहुत बेटर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जिनको हील पेन होता है प्लीज जाएं फिजियोथेरेपी के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के, और अपना ट्रीटमेंट कराएं। सर मैं भी एक हूँ इनमें से। सर अब हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में फिजियोथेरेपी की जानना चाहेंगे कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट को कोडिंग और आपका रोबोटिक्स सीखना चाहिए? फिजियोथेरेपी का रोबोटिक तो बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि वरना नोकिया वाला हाल हो जाएगा। नोकिया आया, हाँ कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर आप एडवांसमेंट में नहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बेसिक तो हर कोई कर रहा है ना, बेसिक से रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, बट कई कई जगहों पे एडवांस से अर्ली रिकवरी आएगी। आप किसी भी पेशेंट से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछ के देखिए कितने दिन के लिए आप रेगुलर आ सकते हो, कितना प्रॉब्लम है, सर मैं ज्यादा नहीं आ पाऊंगा, पहला क्वेश्चन आंसर यही होगा उसका। बिल्कुल। तो रोबोटिक्स आपका टाइम, एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड डेज ऑफ ट्रीटमेंट सब कुछ मैनेज करता है। अच्छा, तो मतलब ये तो मस्ट है, मस्ट आगे टाइम पे मस्ट है। जो आजकल ऑप्ट कर रहे हैं फिजियोथेरेपी तो उनको ये सब भी करना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, देखिए ये बात सही है, हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी अफोर्ड नहीं कर रहा है रोबोटिक्स को, इतना एक्सपेंसिव है। जो कर भी रहे हैं वो भी बड़ा मुश्किल हो रही है उनको, क्योंकि वन टाइम ले तो लिया बट वो पेशेंट्स आने,
तभी तो इतनी एक्सपेंसिव मशीन्स नहीं खरीद रहे डॉक्टर। अब जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स के पास होगा, हो सकता है, या बड़े हॉस्पिटल्स ले लें। रोबोटिक्स का ऑर्थोपेडिक्स में भी तो यही है, हर सर्जन पर्टिकुलर रोबोटिक्स तो ना ले पा रहा है, कुछ सर्जन ले पा रहे हैं, कुछ जो सर्जन हैं वो हॉस्पिटल में कंबाइन होकर रोबोटिक्स कर रहे हैं। तो रोबोट्स अपने आप में एक एक्सपेंसिव है अभी, हो सकता है धीरे-धीरे थोड़ा सा पेशेंट कॉस्ट एफिशिएंट हो जाए। जी, जैसे कंप्यूटर भी जब इनिशियली आया था, बहुत बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव था, था, अब तो लैपटॉप भी आ अब गए, तो मैकबुक लैपटॉप्स, भी आ गए। अब तो लोग फ़ोन खरीदते हैं 2-2 लाख के, हाँ, मतलब वही है कि बट पेशेंट फ़ोन खरीद लेगा, ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा नहीं खर्च करता। जो उसको सब कुछ चाहिए, जी, जो जी। बॉडी आपको सब कुछ दे रही है उसके ऊपर उसके ऊपर नहीं, हाँ, उसके लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके वो कैलकुलेट करेगा, हाँ, जैसा उसको आपने कहा। अपनी इन्वेस्टमेंट मानो। हाँ, कि अगर घर आप अपने डॉक्टर्स के पास जाके अपने आप को ट्रीट करके ठीक हो रहे हो ना, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, अपनी अपनी बॉडी बॉडी के के ऊपर, ऊपर। करेक्ट। आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया, अच्छी चीज़ ले भी ली, बॉडी ठीक नहीं है, आप यूज़ उसको करने यूज़ लायक कैसे ही करोगे? हाँ, तो ये बात समझनी चाहिए कि हाँ, जान है तो जहान है, बिल्कुल ठीक बात है ठीक और रहोगे ये तब समझो। तो। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो सर आपने बताया कि हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 4 रिहैब, रोबोटिक्स रिहैब जो होंगे, है रोबोटिक्स है, ना? हाँ। तो आपका तो है ही है। नहीं, हमारा रोबोटिक रिहैब में नहीं जाता, रोबोटिक क्लिनिक्स में आता है। अच्छा, रोबोटिक क्लिनिक्स में, क्लिनिक्स सर में ये आता भी है। बहुत बड़ी बात है अपने हाँ, में कि रोबोटिक रोबोटिक क्लिनिक्स, क्लिनिक्स जैसे है। आपने बताया कि इट इज़ नॉट दैट अफोर्डेबल। हाँ, अफोर्डेबल। तो सर आपका क्या विज़न है अपने क्लिनिक को लेके? मतलब देखिए, आप हम क्या बेसिकली क्लिनिक से रिहैब की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा। बेसिक अभी हमारी 3 क्लिनिक्स हैं, उसको हुँ। हम रोबोटिक रिहैब में कन्वर्ट करने जा रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। कोई एक बड़ा एरिया लेके जिसमें पेशेंट्स को हम एडमिट भी कर पाएँ। हुँ। वहाँ पे पेशेंट को आराम से सारा ट्रीटमेंट मिले, उसको डाइट अच्छी मिले, हुँ, हुँ। उसको उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें बार-बार उसको घर ना जाना पड़े, क्योंकि कुछ हुँ। वाइब्रेशंस भी होती हैं, कुछ ऑरा भी हुँ। होता है एरिया का। हो सकता है पेशेंट को घर में उतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो, हुँ, हुँ, वहाँ हुँ। आके वो अच्छा रिकवरी अपने आप को देख रहा हो। तो हम चाहते हैं पहले वो रिकवरी ले ले, ठीक हो जाए, उसके बाद घर जाए आराम से। तो सर ये रोबोटिक्स का जो आपने अपना विज़न रखा है सामने, तो ये इंडिया को बेहतर बनाने के लिए या और कुछ बड़ा करना चाह रहे नहीं, हैं आप इससे? डेफ़िनिटली उन लोगों के लिए ये बोन हाँ। है जो लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से इतने टाइम से परेशान हैं। हुँ। इवन आज भी अगर आप न्यूरो सर्जरी या न्यूरो रिहैब में जाएँ, हुँ, हुँ, न्यूरोलॉजिस्ट से हुँ। बात करें, तो आज भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है नहीं हुँ। मेडिकल लाइन में। हुँ, हुँ। पीआरपी हो गया, चाहे इंजेक्शंस चल पड़े हैं, बट उसमें भी रिकवरी रेट बहुत कम है। हुँ, हुँ। रोबोटिक्स में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हुँ। पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी वॉक करके जाता है। हुँ, हुँ, नंबर हुँ। ऑफ पेशेंट डेफ़िनिटली कम है, हुँ। बट रिजल्ट्स हैं और हुँ। कंप्लीट अच्छे रिजल्ट्स हैं। पैरालिसिस और स्ट्रोक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है खड़े हो जाना। आज रोबोटिक्स ये कहता है कि पैरालिसिस पेशेंट विदिन 1 एंड अ हाफ मंथ्स या 2 महीने में रिकवरी ले लो। हुँ। मेडिकेशन उनके बेसिक जो न्यूरोलॉजिस्ट चलाते हैं। बट वो क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है तो लोग अभी भी देसी दवाइयाँ करते जाते हैं पेशेंट इसको लेकर। क्लिनिक्स पे अच्छा पेशेंट के लिए क्लिनिक में आना आप सोचिए ना, रोज़ आना, कैब करके अपनी गाड़ी पे रोज़ जाना, पैरालाइज़्ड पेशेंट को उठा के शिफ्ट करना बिल्कुल। और फिर वापस लेके आना आसान नहीं है। हुँ। एडमिट होके जो काम हो रहा है, अच्छा वो फिर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। हुँ। इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, इंश्योरेंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुँ। अगर इंश्योरेंस उनको मिल जाए पेशेंट को, तो वो ईज़ी एक्सेसिबल हो जाएगी। बट आई गेस इसलिए कवर्ड नहीं कवर है नहीं ना? कर रहे हैं। डेंटल और हाँ, फिजियोथेरेपी डेंटल भी कवर नहीं है और और ये भी। ये भी कवर नहीं है। रीइम्बर्समेंट ज़रूर वो लोग ले लेते हैं, उसमें भी पेशेंट का कुछ पैसे कट जाते हैं। अगर हुँ। पेशेंट को ये सपोर्ट मिल जाए, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर दे, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती हाँ, है। क्योंकि बहुत कम लोग डिसेबल रहे फिर, हाँ, जैसे डिसेबिलिटी वही रेट कम हो कि अगर जाएगा। रूरल एरिया में ये हुँ, आपकी रिहैब थिंग पहुँच जाए, हाँ, रोबोटिक्स थिंग पहुँच जाए, तो बहुत सारा रेट जो है डिसेबिलिटी का, हुँ। वो कम किया जा मैम सकता है। रूरल एरिया तो चलो ठीक है वहाँ तक पहुँचे, पहले यहीं पे अवेयरनेस आ जाए। हम इन अपने फ्यूचर आई एम हाँ, सेइंग हाँ, हम अपने 5 किलोमीटर के रेडियस वालों को नहीं पता कि यहाँ रोबोटिक्स चलता है। बिल्कुल सर, हाँ, नहीं पता। और अगर हम रोबोटिक्स के लिए पेशेंट को कन्विंस करेंगे ना, तो वो कहेगा नहीं मैं पेन किलर खा लूँगा, दर्द तो कम हुँ। हो जाएगा। तो वो अभी इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, जिसके वो साइड हाँ, इफेक्ट बाद में झेलता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं ना कि दर्द लेते रहते हाँ, हैं, हाँ, मतलब उनको पेन किलर खाना पसंद है हाँ, मगर हाँ, डॉक्टर को नहीं नहीं दिखाना। दिखाना। चाहे वो बैक एक हो, कोई हाँ, डेंटल तो वर्क पेशेंट को हो एक या ये एडवाइस ज़रूर फिजियोथेरेपी। करता हूँ मैं कि भई हुँ। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट मत लो किसी से। हुँ। जो ऑनलाइन आजकल ऐप आ गए हैं कई, कि वो जी। आपको ऑनलाइन फिजियोथेरेपी कराएँगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हुँ, हुँ। इसका कारण ये है कि जब तक फिजियोथेरेपिस्ट आपको मैनुअली टच करके नहीं देखता हुँ। ना, आपको पैल्पेट नहीं करता, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। हुँ। बिल्कुल सही। तो ऑनलाइन का ट्रीटमेंट मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँगे तो यू विल बी सैटिस्फाइड, है ना? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। जो आप घर में ट्रीटमेंट हाँ, लेंगे उससे तो आपको
1000 क्या मैं कह रही हाँ हूँ हाँ, कि 100 बहुत टाइम्स, टाइम 100 बिल्कुल ठीक टाइम्स बात 1000 टाइम्स बेटर मिलेगा। है, बेटर होगा। और सर हमारे पीएम मोदी जी ने भी फिजियोथेरेपी को हाईलाइट किया था जी, रिसेंटली। जी, जी। तो आप किस तरह देखते हैं उनका ये विजन, मतलब कैसा देखिए, रहेगा अगर आप रोबोटिक की नज़र हाँ, से अगर हम आप अगर देखें तो? पीएम साहब को देखें, तो हुँ, उनका अगर आप रूटीन देखें ना, बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल 4:30-5 बजे उठने वाले हैं। डिसिप्लिन्ड। डाइट के लिए उन्होंने अपनी इतना अच्छा बोला था कि मैं मॉर्निंग में ये चिवड़ा और ये सब चीज़ें खाता हूँ। बिल्कुल। और रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ देखिए। हुँ, इवन गुजरात में जो रिहैब है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। हुँ, कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया है। एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट उनका ट्रीटमेंट कई हमारे कलीग्स ने, किसी सीनियर ने या जूनियर ने किया होगा। बिल्कुल। इस जब तक पेशेंट को रिकवरी नहीं मिलती ना, तब तक उसके बारे में बोलता नहीं है। हुँ, डेफ़िनिटली उनको रिकवरी कहीं न कहीं से मिली है। अच्छा, खेल इंडिया उन्होंने लाए थे अभी, हुँ, उसमें फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रोल है। सारे हमारे जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, हुँ, विदाउट फिजियोथेरेपिस्ट तो आगे बढ़ेंगे नहीं ना। हुँ, उनकी रिकवरी फ़ास्ट तभी हो सकती है जब वो एक अच्छा फिजियोथेरेपी उनके साथ हो। चाहे हुँ, वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो कबड्डी टीम हो, हुँ, चाहे वो कोई भी गेम के लिए हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक्स में जाए, हुँ, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है उसके साथ। हुँ, हुँ। तभी रिकवरी रेट अच्छा होगा। अच्छा सर, बहुत लेस बढ़िया। इंजरीज़ ऑल्सो। लेस इंजरीज़ ऑल्सो। डेफिनिटली। तो अवेयरनेस बढ़ेगी तो बहुत हाँ, बढ़िया ही हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। और सब ये भी मैंने आपके बारे में जाना है, पढ़ा था कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट तो हैं ही, आप एक मूवी में भी हाँ, एज़ अ हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट हाँ, एक्ट करके आए हैं, हाँ, एज़ अ फिजियोथेरेपी मैं छलांग मूवी में एज़ अ छलांग मूवी में। तो सर वो फिजियोथेरेपिस्ट जर्नी हाँ, आप थोड़ा-सा शेयर करें हमारे हाँ। व्यूअर्स के साथ, हाउ वाज़ बेसिकली इट? क्या था कि राजकुमार राय की मूवी आई थी छलांग। जी। तो मैं हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं जो उस मूवी में पार्ट प्ले कर रहे थे। हुँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि अगर एज़ अ आप स्पोर्ट्स हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ आ सको, तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। हुँ, बट मुझे इनिशियली लगा था कि वो सिर्फ़ मूवी का एक पार्ट होगा, कि हुँ, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट को आके बैठना होगा, बट ऐसा नहीं था। उसमें मैं एप्रोक्सिमेटली 20 डेज़ लगातार उस मूवी में गया हूँ, हुँ। रहा हूँ, ऑन कैमराज़ आया था। तो उसमें बेसिकली इंजरी भी हुई थी कई लोगों अच्छा, को, जिनको हमने टेपिंग और अल्ट्रासाउंड किया वहाँ पे, मशीन्स हम लेके गए थे अपनी देन इन देयर। बेसिक हाँ। हुँ, कुछ एक्सरसाइज़ हमने रेगुलर बताई, कुछ एक लिगामेंट इंजरी आ गई थी हमारे पास ग्रेड 1 जिसको हमने बेसिक टेपिंग से ही रिकवरी करी। उसमें ऑर्थोपेडिक्स की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ। तो बहुत अच्छा हमारा टाइम वहाँ पे रहा। राजकुमार का खुद का ट्रीटमेंट किया 2-3 आपने बार किया। हाँ, वो तो उसमें हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस ऑन हाँ, सेट ये सर? वेरी यू विल वेरी एप्रिशिएटिंग एफर्ट था उसका भी क्योंकि उसने मूवी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जी। उसमें इंजरी हुई और हुँ, वो इंजरी ऐसा नहीं था कि उसको इंजरी हुई नहीं है, वो हम शो कर रहे हैं। उसको लिगामेंट इंजरी हुई, मतलब वो एक एरिया से गिरे तो उसको मसल में पेन हुआ। हाँ, हाँ। उस पेन को हमने रिकवरी के लिए टेपिंग करी। बट उसका रोल प्ले इतना अच्छा था कि रिकवरी तो वैसे ही बहुत फास्ट है उसकी। वंडरफुल सर। हाँ, तो क्योंकि बॉडी इतनी अच्छी है तो रिकवरी फास्ट है ही। सही है वेरी सर, नाइस दैट। मेडिकल लाइन से बॉलीवुड लाइन तक का हाँ, सफ़र हाँ, अमेज़िंग सर, वो एक पार्ट था हमारा जिसमें मैंने रोल प्ले किया। वंडरफुल सर। सर अगर हमारी जैसे हमारा ब्रेन और मसल्स है ना, आपने बताया कि कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से, तो ऐसी क्या आप ट्रिक बताएँगे, जिससे वो वो जो वर्क करें, मूव हाँ, करें? न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कांसेप्ट है वो। अच्छा। होता क्या है कि आज जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन या ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन भी है ना, हुँ, उसमें वर्चुअल रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, पेशेंट जो देखेगा ना, वो जल्दी समझेगा। हुँ, आप मैंने अगर आपको कोई एक वर्ड बोलूँ एप्पल, तो आपके माइंड में एक एप्पल की इमेज बन गई। हुँ। दाल, उसकी स्टिक, उसके ऊपर एक हाँ, लीफ, वो जो हम अ देखते हैं पूरा एप्पल। पूरा एप्पल देखते हैं, बल्कि वो एक पिक्चर इमेज हाँ, हमारे है जो हमने स्कूल में पढ़ा था। अगर अब मैं आपको कोई और एक बात बताऊँगा ना तो इमेज चली जाएगी। हुँ, अब मैं कैसे अगर कोई और आपको वर्डिंग बोल दूँ या कोई और बात बताऊँ तो इमेज खत्म ना? एप्पल खत्म, हाँ। एप्पल खत्म हो गया ना, बस यही कांसेप्ट के ऊपर रोबोटिक्स काम करती है। हुँ, वो इमेज नहीं हटने देती। अच्छा। वर्चुअल रिहैबिलिटेशन एज़ इट इज़ है। अगर आपका हैंड मूव किया तो वो सामने इमेज दिखा रही है। आप सोच के एप्पल ज़्यादा अच्छा बता पाओगे कि देख के एप्पल ज़्यादा अच्छा? देख के। यही रिहैबिलिटेशन में वर्चुअल है। मैं हुँ, जब पेशेंट जब अपनी रिकवरी देखता है ना सामने, तो वो एक तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, जी। होप आ जाती है, हुँ, हुँ, रिकवरी हुँ। फास्ट हो जाती है हुँ, और हुँ, पेशेंट हुँ। सैटिस्फाई हो जाता है। सर आपके क्लिनिक में तो तरह-तरह के पेशेंट्स आते होंगे, पॉज़िटिव भी होते होंगे, नेगेटिव भी होते होंगे और कुछ ऐसे भी होते होंगे कि दोनों साइड पे हैं। मतलब वो अच्छा भी सोच रहे हैं, बुरा भी। लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो कहते हैं मेरे से तो होगा ही नहीं डॉक्टर साहब। हुँ। तो आप उनको किस तरह मोटिवेट करते हैं? किस तरह ट्रैक पे लाते हैं कि हमें नहीं? वो वही वाले पेशेंट होते हैं जो सब जगह घूम के आए होते हैं। क्योंकि ऐसे ओके। पेशेंट्स हैं कि जो सबसे पहले अब बैक पेन होगा ना, सबसे हुँ, पहले उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा फिजिशियन। हुँ। उनके घर का एक फिजिशियन सबका होता है ना, जीपी बिल्कुल, सबका होगा। बिल्कुल। जनरल फिजिशियन आप देखो बचपन से मदर फादर दिखाते आ रहे हैं। तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होगा कि मैं अपने जीपी को दिखा देता हूँ। हुँ, ऐसा हो नहीं सकता
उसका जनरल फिजिशियन उसको मेडिसिन ना दे। हम्म, अगर एथिकली देखा जाए तो हम्म, उसने मेडिसिन दी, ठीक है। अगर वो साथ में ये बोल देते ना कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट को हम्म, दिखा लो एक बार, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती हम्म, है। सेकंड ऑप्शन उसके पास होगा, जब फिजिशियन की मेडिसिन से नहीं रिजल्ट मिलेगा, ऑर्थोपेडिक्स। वो हम्म, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंच जाएगा। अब अगर उसको स्टेरॉइड मिल गया या कोई ऐसी मेडिसिन मिल गई जो थोड़ी हैवी है, तो उसका पेन दब जाएगा। वो खुश हो पेन जाएगा। दबा है, हाँ, डॉक्टर बहुत ठीक बढ़िया नहीं है, हुआ है, एक गोली में सही डॉक्टर हो अच्छा गया। हो गया। अब वो डॉक्टर अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो तो गया। उनके हैंड्स अप इसलिए है क्योंकि वो हम्म, एक अगर मेडिसिन हैवी दे दी, अगर मैं आज किसी पेशेंट को मेड्रोल लिख दूंगा ना 16 mg या हम्म, 8 mg, तो पेशेंट को हो सकता है, चांसेस हैं कि उसको कल पेन ठीक हो जाए, हम्म, पर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। और हम्म, स्टेरॉइड का जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत मेजर है। हम्म, अभी कोरोना में मेड्रोल चला था ना, डायबिटिक हो गया ना पेशेंट, बिल्कुल। नॉर्मल पेशेंट में डायबिटिक हो गया ना, वो मेड्रोल का ही देन है। जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, अगर आप हाई उसमें लेते हो तो आपको या चांसेस हैं, हार्ट अटैक भी शायद उसी वजह बिल्कुल से है ना, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। अगर साइड पेशेंट इफेक्ट्स। फर्स्ट डे जिस दिन बैक पेन हुआ था हम्म, फिजियोथेरेपिस्ट पे आ जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट ही सब कुछ करेगा, वो बाकी डॉक्टर्स नहीं करेंगे, सबका अपना अपना रोल है। मैं हम्म, ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोल्ड कफ है ना तो फिजिशियन पे ही जाओ, मैं क्या कर लूंगा। बिल्कुल। आपको फ्रैक्चर हो गया तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन पे ही जाओ, मुझसे हम्म, मेरा कोई काम नहीं है। हम्म, और अगर आपको मस्कुलर पेन है ना तो आप फिजियोथेरेपिस्ट पे ही जाओ, हम्म, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट मुझे लगता है सर, जो जनरल फिजिशियन है या फैमिली मेडिसिन वाले हैं, जो फैमिली डॉक्टर बन के काम करते हैं, जो अच्छे हैं, मतलब जो रियल में अच्छे हैं, तो वो रेफर करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही हीरो हाँ बनने की हाँ कोशिश हाँ करते हाँ, हैं, नहीं नहीं नहीं, वो रेफर करते हैं, वो करते हैं, है ऐसा ना? नहीं है कि वो नहीं करते। हम्म, बेसिकली अगर 100 पेशेंट के पास जा रहे हैं ना, हाँ, तो 20 पेशेंट रेफर्ड होता है। हाँ, ये नंबर ये बहुत ये कम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे नंबर कम है। फिजिशियन हैं जो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं बनाते, वो कह हम्म, देते हैं नहीं मेरा केस नहीं, आप दिखा लो। ऐसे बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं, हाँ, बहुत अच्छे मैं भी कई हैं। ऐसे फिजिशियन को हम्म, जानता हूँ। इवन मेरे ही हमारे साथ के कुछ कलीग ऐसे हैं जो फिजिशियन है, वो कहते हैं कि यार मेरा केस ही नहीं है, आप इनको दिखाओ, हम्म, तो वो डायरेक्ट भेजते हैं। पेशेंट रेफर्ड होकर सीधा आता है कि उन्होंने जो मना कर दिया था कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ। जो गुडविल के लिए काम करते हैं पेशेंट्स के, डेफिनेटली। है ना? और ऐसा, और उन फिजिशियंस के पास बहुत भीड़ है, जो ऐसे हैं, जो ऐसे अच्छे हैं हैं। बहुत भीड़ है उनके पास। हुँ, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के पास भीड़ इसलिए भी होती है क्योंकि एक पेशेंट को 20 मिनट लग रहे हैं, हुँ, 25 मिनट मिनिमम देते हैं पेशेंट को। पेशेंट की बात सुनने में 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, बिल्कुल। तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हुँ, जब आप पेशेंट की एक ईज़िली होके, रिलैक्स होके पेशेंट की बात सुनते हो ना, तो आप ट्रीटमेंट 30-40% वहीं से निकाल लेते हो। हाँ, क्योंकि अगर मैं बीइंग पेशेंट सोचूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर ने टाइम दिया, टाइम दिया। उसे सुना हाँ, कि हाँ, हमें प्रॉब्लम क्या है, तो हाँ, वहीं से वो हीलिंग स्टार्ट, एक हाँ, प्रोसेस जो है हाँ। हीलिंग का, वो स्टार्ट जो हो डॉक्टर जाता है। वो आपको हाँ, टाइम नहीं दे पा रहे ना, उनकी गलती भी नहीं है, सच्चाई अगर देखा वो जाए तो। उनके पास इतना क्राउडेड बिज़ी है, शेड्यूल है ओवर कि क्राउडेड। वो अगर एक पेशेंट को 15 मिनट दे देगा, तो वो हुँ, कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा पूरा अपना। बिल्कुल। और कितने हम देखते हैं कि जो बहुत मतलब बड़े फिजिशियंस हैं, वो फिर रखते ही नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है। हाँ, अब वो इसलिए और टाइम बहुत देते हैं। टाइम देते हैं और वो फिर क्वालिटी पे काम करते पेशेंट का हैं। ना एक बहुत बड़ा मिथ है डॉक्टर्स को हुँ, लेके। जी। उसको पेशेंट के माइंड में रिकवरी लेट स्लो होता है उससे। ये पेशेंट को मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये हुँ, ध्यान हुँ। रखना है सबको। जी। पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास जाके ना अपना डायग्नोसिस ना बताएँ। हुँ, आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ही बता देते हैं। हाँ, नहीं, डायग्नोसिस बनाते हैं वो घर पे गूगल से। पेशेंट आके कभी-कभार हमें कहता है डॉक्टर साहब मुझे, तो हम सोचते हैं बताओ लिगामेंट इंजरी नॉर्मली हमारे लिए डायग्नोस करना एक डिफिकल्ट है, हमें एमआरआई करानी पड़ती है, इनको ऐसे ही पता है कि लिगामेंट इंजरी। हम पूछ लेते हैं बता दो कौन सी हो गई है, वो भी आप ही बता दो। तो ये जो पार्ट है ना, ये अच्छा रोल प्ले नहीं करता। हुँ, आप जाके अपने सिम्पटम्स बताओ। हुँ। डॉक्टर को डायग्नोस करने दो ना, आप कंसल्टेशन दे रहे हो ना, तो उसी के लिए दे रहे हो। वो इतनी किताबें पढ़ के बैठे हैं हाँ, यहाँ, वो इसीलिए बैठा है कि भैया आप मुझे आपकी हेल्प हो कंसल्टेशन दी सके। है, हाँ, मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको डायग्नोस करके बता रहा हूँ। हाँ। और मुझे कहीं डायग्नोसिस में डिफिकल्टी होगी, मैं एक्सरे एमआरआई करा लूँगा। ये हुँ, क्राइटेरिया है। पर पेशेंट जाके कहता है मुझे लंबर स्पाइन पेन है। लंबर स्पाइन मेडिकल वर्ड है, अदरवाइज़ हुँ। बैक पेन लेके जाता है ना पेशेंट, तो पेशेंट आके लंबे बोलता से। है कि सर L4 L5 में दिक्कत है। अरे भाई तुम्हें सब पता है, तो फिर तुम ही डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, हम क्यों बैठे हैं यहाँ? फिर हम जो डायग्नोस कर रहे हैं, हमारे को टाइम दो डायग्नोसिस का, और डॉक्टर को सिर्फ अपने सिम्पटम्स बताओ। हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। हुँ। बहुत अच्छी एडवाइस है सर ये। बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसे आपने पेशेंट की रिकवरी का बात करी, तो इसमें फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूरो का बात आती है ना, हुँ, तो फंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट। हुँ, न्यूरो के टाइम पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट 6 महीने में चला जाएगा, जी। पैरालिसिस केस आ गया तो
रोबोटिक्स से टाइम जरूर कम हो गया है, पर हम्म, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है रोबोटिक्स। बिल्कुल एक्सपेंसिव हाँ, है। एक्सपेंसिव है। इवन ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन भी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। बट हाँ, आजकल जो इनिशियल जो न्यू फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं उनकी थोड़ी चार्जेस कम है, वो 400-500 पर सेटिंग लेते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो 600-700 लेगा, और सीनियर कंसल्टेंट होगा तो हो सकता है 1500 से 2000 रुपए पर सेटिंग ले, वो डिपेंड करता है। पर पेशेंट कंपेयर वही करेगा, वो तो वहाँ पे वो चार्ज ले रहे हैं 400-300। हाँ, तो वो जो वो वाला रेंज है ना, वो इनिशियल जो आ रहे हैं न्यू वो फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे स्टार्ट करते वो हैं। स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। फिजिशियन वो सबके साथ है ना, हाँ, सबके आप साथ है देखिए कोई क्योंकि नया एमबीबीएस या फ्रेशर। डॉक्टर जाएगा तो वो इनिशियल सैलरी लेगा 60-70 हजार रुपए, धीरे धीरे वो उससे बढ़ेगा और मेहनत करेगा और पेपर्स क्लियर करेगा और एमडी करेगा, एमएस करेगा, उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ती है। मैं एक ऐसे सेम डॉक्टर को जानती हूँ जिन्होंने अपनी फीस 250 से स्टार्ट की थी, हाँ और नाउ ही चार्जेस 1000 हाँ, कंसल्टेशन। डेफिनेटली। मेरे सामने सामने हमने ऐसे कुछ हुआ अपनी है। फीस हाँ, 200 से स्टार्ट करी थी। तो इनिशियली सभी मेरे ख्याल से किसी भी 2011 में हमारी फीस 200 ही थी, ओके। आज वो चेंज हुई है, बट हाँ, तब तो यही स्टार्टिंग थी। तो पेशेंट आपने उसके लिए मेहनत भी तो की है सर, उसके से हर कोई उसके 16 साल भी तो लगाए हैं, 16 साल लगाए हैं उसका अपनी उतना ही जिंदगी के। पढ़ाई करा है, उतना हाँ, ही एक्सपीरियंस लिया है, उतना पेशेंट को ट्रीट करा है, उतना अपग्रेड किया है उतना अपनी अपग्रेड किया नॉलेज है। को। हाँ, अभी भी अपग्रेड करना है। सर आपने बहुत टाइम दिया अपनी इस जर्नी को, है ना, फिजियोथेरेपी को। एज ए हीलर सर, आप इमोशनली अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? इमोशनली देखिए, पेशेंट का एक जब पॉजिटिव एटीट्यूड आता है ना, हम्म, हमारे लिए सबसे अच्छा पार्ट वहाँ पे होता है जब पेशेंट हमें ये आगे कहता है नेक्स्ट डे कि आज मैं रिलीव्ड हूँ। हाँ, तो ये एक डॉक्टर के लिए एक तो स्माइलिंग फेस ऑफ अ पेशेंट बिल्कुल। बहुत मुश्किल से मिलता है। आप देखिए, और दूसरा फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि हम कभी 11 बजे जा रहे हैं, घर कभी 12 बजे भी पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें सब कुछ सही फैमिली की तरफ से मिलना, ये एक इमोशनली हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझना, अंडरस्टैंडिंग फैमिली हाँ, होना। क्योंकि इतना आसान नहीं है बच्चों को सब कुछ कर लेना और खुद भी लेट आना। बिल्कुल, तो और कितने इवेंट्स छोड़ने भी पड़ते होंगे आपको बिल्कुल अपने छोड़ने घर के, पड़ते हैं, फैमिली फंक्शंस एंड बहुत ऑल। कम इवेंट्स में जा पाते हैं। बट ये है कि पेशेंट अगर हमारा ठीक है और वो कल कह रहा है कि हाँ मैं कल से बेटर आ जाऊँ विद इन अ सिंगल सिटिंग, तो हमारे लिए इससे बढ़िया इमोशनल बूस्ट कुछ नहीं होता। दिस इज तो द फैमिली एंड मोस्ट पेशेंट इम्पोर्टेंट। बोथ आर इम्पोर्टेंट बहुत फॉर आर यू। इम्पोर्टेंट, बहुत आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ग्रेट सर। और सर आजकल जो जनरेशन है जो ऑप्ट करे, मान लीजिए 12th के एग्जाम जाएंगे और वो चाहते हैं कि एक अच्छा फिजियोथेरेपी बने, तो वो क्या सोच के बने? आप उनको क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? सबसे पहले तो नीट का पेपर आता है, हम्म, अब फिजियोथेरेपी बिना नीट के एडमिशन नहीं है। पहले इजीली हो जाता था, अब नहीं है। नीट क्लियर करने के बाद ही आपको एडमिशंस मिलेंगे। हम्म, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं मानता हूँ, पर गवर्नमेंट का ज़्यादा अच्छा सपोर्टिव हम्म, रहता है। दूसरा, मेहनत बहुत है, ये ना हम्म, समझें कि मेहनत नहीं करूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि हर फील्ड में अब कॉम्पिटिशन है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आप एक एरिया देखोगे तो वहाँ पे 10 होंगे, हम्म, बट आपको अब आज फिजियोथेरेपिस्ट में भी एक यही फियर है कि बीइंग डिफरेंट होने में डर लगता है, बट बीइंग डिफरेंट होना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर वो कर बिल्कुल। रहा है तो करो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। हम्म, अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो तो आप सामने वाले पेशेंट के लिए ऑनेस्ट होना बड़ा मुश्किल है। हम्म, अगर आप ऐसे रहोगे तो न्यू जनरेशन के लिए तो यही मैसेज है कि आप अगर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आ रहे हो तो पेशेंस, ट्रूथफुलनेस अपने अंदर रखो और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आराम से, परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। जितना आप पेशेंस और परसिवरेंस रखेंगे उतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आगे। मेहनत तो हर फील्ड में है, कोई भी फील्ड बिल्कुल, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। अमेजिंग सर, वंडरफुल। और सर आप, बहुत वायरल क्वेश्चन है ये, मतलब जो आजकल आपके फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चल रहा है, ये डॉक्टर लगाएं या ना लगाएं, इस पे आपका हाँ, क्या टेक ये होगा? जो प्रीफिक्स डॉक्टर है ना, ये अभी गवर्नमेंट अप्रूवल आया हुआ है। हम्म, तो वैसे तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि आप अपने क्लिनिक में उसको लगा लीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अप्रूव हो चुका है। डॉक्टर वर्ड हीलर के लिए आता है, हम्म, अब वो होम्योपैथिक हीलर हो, हम्म, एलोपैथिक हीलर हो, आयुर्वेदिक हीलर हो, हम्म, योगा हीलर हो, चाहे फिजियोथेरेपी हीलर हो, ओके, डॉक्टर वर्ड हीलर के लिए आता इज है। पर्टेनिंग टू हीलर। हीलर, वरना आप किसी की भी डिग्री उठा लो, चाहे वो सर्जन की भी, तो सर्जन लिखा हुआ होगा, डॉक्टर नहीं डॉक्टर लिखा ने होगा। लिखा होगा। नहीं, अच्छा, किसी की भी डिग्री में आप डॉक्टर वर्ड नहीं देख सकते। सही। हाँ, तो मतलब डरने वरने वाली कोई बात है नहीं। देखिए, हाँ, हम इवन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं चाहता कि वो उसको पेशेंट आके डॉक्टर कहे, वो कहता है मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बोले ना, हाँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है उसको। बट हम्म, डॉक्टर वर्ड हीलर के लिए है, और आप हील कर रहे हो तो इसलिए आप डॉक्टर हो। डॉक्टर का आप अगर देखेंगे वर्ड को भी, तो वो हीलर के लिए आता है। फिजियो मतलब होता है टू हील,
थेरेपी जो वर्ड है ना उसको हीलिंग के लिए बोला गया है जी और फिजियो बोला गया है हैंड्स ऑन को। ओके फिजिकल को फिजियो वर्ड दिया फिजियो गया है और थेरेपी को हील दिया गया है, तो दोनों को मिला के फिजियोथेरेपी वर्ड बनता है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर हाँ, क्योंकि वेरी अगर नाइसली आप किसी भी चीज को हील कर रहे हो तो आप थेरेपी तो कर रहे हो। बिल्कुल अदरवाइज थेरेपी को अलग तरीके से भी जोड़ा गया है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अब कई गांव के लोग डर जाते हैं कि ये फिजियोथेरेपी वही ना हो, तो उनको कि इसलिए कैंसर बता वैंसर वालों देना को ठीक कर रहा है हाँ कि कैंसर का हमारे इसके हम्म, दर्द तो नहीं हो जाएगा, बढ़ तो नहीं जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि हम्म, उन्होंने सुना हुआ है ना कि अच्छे सेल मर जाते हैं। अब बेसिक पूछो कि कीमोथेरेपी से क्या होगा, कि भाई दोनों सेल मरते हैं, अच्छे भी बुरे भी। बुरे भी ये एक लेमैन को भी पता है अब, बिल्कुल क्योंकि कैंसर इतना फैल रहा है। बहुत तो पहले कम होते हाँ, थे अब तो हम अब हर ज्यादा किसी केसेस को हैं, हाँ तो वो रेडियोथेरेपी को भी फिजियोथेरेपी से मिलाएंगे। हम्म, इसलिए हमारे जो आईएपी प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, वो फिजियोथेरेपी की जगह फिजियोपैथी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके अब जो अमेजिंग नेक्स्ट वर्ड आ रहा है फिजियो हाँ हाँ फिजियो में, वो फिजियोपैथी आएगा। जैसे एलोपैथी है, एलोपैथी होम्योपैथी है, वैसे नेक्स्ट वर्ड इज फिजियोपैथी। फिजियोथेरेपी फिजियोपैथी फिजियोपैथी ओके ये बहुत फिजियोपैथी जल्दी आपको ये वर्ड सुनने में मिलेगा। अरे वाह तब तो फिर तब ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म, टेंशन ही टेंशन ही खत्म खत्म कर देंगे, फिर हमारे को बिल्कुल टेंशन नहीं सर रहेगी। फिर तो सब सारे फिजियोथेरेपिस्ट खुश हो हाँ जाएंगे हाँ क्योंकि मैंने देखा आप लोग फाइट भी बहुत करते हैं ये कम्युनिटी हाँ, एक बट होता है ना कि अब हमारे की इतनी फाइट बची नहीं एक है, रिकॉग्निशन के क्योंकि लिए अब हाँ रिकॉग्निशन मिलने करीब लगा करीब है मिल रहा हाँ है। हाँ जब पीएम मोदी जी ने हाँ, जब आपको उन्होंने हाईलाइट कह कर दिया दिया तो फिर तो हाँ फिर एरा गैरा हाँ, क्या ही जब मिनिस्टर मायने कह रखते दे या हैं फिर कोई अपर लेवल के कह दें तो फिर छोटों की लेवल छोटों खत्म की हो तो जाता है ना। सुन ही कौन रहा है हाँ अच्छा आपसे बहुत अच्छी रही कॉन्वर्जेशन ना बहुत मजा आया जी पता ही नहीं चला हम्म, आखिर में आप अपने पेशेंट्स को मतलब आपके पेशेंट्स तो क्लिनिक पे ही होते हैं बट हमारे व्यूवर्स को जो होपलेस हो चुके हैं कि शायद चल ना पाए या उठ ना पाए या हाथ ना मूवमेंट हो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा एक बड़ी अच्छी वर्डिंग हम लोग पेशेंट के साथ यूज करते हैं हम्म, क्लिनिक में कि आई विश यू कैन सी योरसेल्फ लाइक आई एम सीइंग यू। ये वर्डिंग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यू आर मोर एडेबल पर्सन। जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ ना आपको, उस नजरिए से अपने आप को देखो तो आप ज्यादा स्ट्रांग हो। पेशेंट जो होपलेस है ना, वो अपने आप की स्ट्रेंथ कम मानता है, तो वो जब देखता है ना दूसरे को कि ये कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, तो उसने उसके लिए बहुत एफर्ट किया है। अब आप मुझे ये बता दो आपका एफर्ट कहाँ है उसके लिए। बिल्कुल एक बच्चे को एक क्लास पास करनी होती है ना, उसमें भी उसको पूरा साल देना पूरा पड़ता है, साल पर रिजल्ट पता है क्या है, वो लास्ट का दिन जब रिजल्ट आता है। बिल्कुल अदरवाइज और कुछ देखता है बीच में कोई? बस वो एक दिन है इस क्लास से उस क्लास में बस ट्रांजिशन पूरे साल के लिए वो पूरे एक साल दिन के का लिए करता है ना। बस यही चीज ध्यान रखो, पेशेंट को भी ये ध्यान रखना है, पूरा जो 1.5 महीने का ट्रीटमेंट 2 महीने का ट्रीटमेंट है ना, वो उस एक दिन के लिए जब आप रिकवर होकर चल रहे हो, आपको अच्छा लगेगा उस दिन वो आपकी आपको उस डे के लिए मेहनत करो आज, हम्म कि आप वो रिकवरी ले पाओगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा हाँ, आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, और हम्म, भाई बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। माँ पेशेंस रखती है ना। बिल्कुल अगर वो ये कहे कि नहीं भाई मैं तो 9 महीने छोड़ो, आप कोई जल्दी प्रोसीजर हो तो बताओ, तो अभी तक तो इनके पास गायनी के पास भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि 9 महीने से पहले कर दे। 3 4 10 दिन की बात अलग है, वो महीने ऐसे लगते हैं कितने साल साल की हैं तरह बीत रहे हैं, साल पर की तरह बीतते लेडी हैं पूरा पेशेंस, सारा काम सब कुछ करती हैं। तो एटलीस्ट अपने छोटे से दर्द के लिए भी टाइम दो, रिकवरी अपने आप आएगी एंड और बहुत स्टार्ट अच्छी लविंग होगी। योर बॉडी हाँ है ना डेफिनेटली हाँ। इफ यू विल और स्टार्ट हाँ लविंग इट हाँ देन बिल्कुल प्रॉब्लम्स रिजल्ट तो फिर आएंगे। हाँ अच्छा ही रहेगा और अर्ली रिकवरी के लिए अर्ली अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करो। मेडिसिन गूगल से देख के, डायरेक्ट गूगल से देख के एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी मत करो, हर चीज घर में ठीक नहीं हो सकती बिल्कुल नहीं हो सकती। हम्म, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ दूं, एक्सरसाइज वो डॉक्टर्स बनाते हैं कभी कभार जो थोड़े फ्री हैं, जिनके पास बहुत सारा काम है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी एक्सरसाइज बना सके या वीडियो अपलोड कर सके, वीडियो अपलोड क्योंकि करें ये इजी प्रोसीजर ऐप नहीं है। कर दें हाँ, इतना आसान नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो डालना, उसके लिए कितना एफर्ट है, बहुत उसके लिए efforts टाइम तो हैं चाहिए, टाइम ही नहीं है कि वीडियो बिल्कुल बना सके। जब सर आप लोगों के पास फैमिली इवेंट्स में जाने के लिए टाइम नहीं टाइम है तो नहीं है तो वीडियो वीडियो कहाँ कैसे से बनाएंगे? बनाएंगे बस यही इंपॉर्टेंट है। जब ट्रू सर टाइम नहीं है तो आप समझ लो कि जो फ्री हैं वो वीडियो बना लेते हैं, जो बिजी है जिसके पास काम इतना आ रहा है उसका वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने पेशेंट्स के साथ ही लगा हुआ है, उसकी रिकवरी उसके लिए सब कुछ है। तो बस स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो दोस्तों आज हमने डॉक्टर तुषार कपूर के साथ जाना कि क्या होती है रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन और हमने बहुत सारी मिथ्स को भी यहाँ पर खत्म किया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा शो पसंद आया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ।
तो मिलते हैं नए सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे मूविंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे रिलेटेबल। थैंक यू। बाय बाय।